मानवता की रक्षा करते हुए 5 साल बिताने के बाद दुनिया में 6th क्लास एस्पर एबिलिटी अवेकन करने वाला मैं अकेला व्यक्ति था और इसी कारण मुझे बेरहमी से मिलिट्री कोर्ट में भेज दिया गया। अनगिनत लोगों ने खून से लिखी याचिकाओं पर हस्ताक्षर करके मेरी शक्तियों को सील करने और मुझे जेल में डालने की मांग की। अदालत के अंदर और बाहर का सारा माहौल देखकर मैं अचानक पागलों की तरह हंस पड़ा। दरअसल आप सभी को इतनी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझसे स्पष्टीकरण चाहते हैं। तो कैसा रहेगा? आज से मैं एस्पर एसोसिएशन छोड़ रहा हूँ। अब से मैं राक्षसों के झुंड से बचाव में भाग नहीं लूंगा। ये सुनकर एस्पर एसोसिएशन के अध्यक्ष किन वान शियाओ की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या आप मुझे एसोसिएशन छोड़ने की धमकी दे रहे हैं? आप एसोसिएशन में अकेले 6th क्लास मेंबर नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि इस तरह का व्यवहार हमें धमकाने के लिए काफी है, तो मैं आपको बता दूं कि आप पूरी तरह गलत हैं। मैं आपको इसे वापस लेने का एक मौका दे रहा हूँ। चुपचाप अपनी सजा स्वीकार करें और आप एसोसिएशन के सदस्य बने रहेंगे। आपको हमारे सभी बेनिफिट्स का आनंद मिलता रहेगा। ये सुनकर मैंने उपहास किया। स्टेटस और एसोसिएशन मेंबर होने के बेनिफिट्स आप इन्हें किसी और को दे सकते हैं। इतना कहकर मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। मुझे बांधने वाली धातु की जंजीरें अचानक टूट गईं। उसी समय एक भयानक पीली ऊर्जा अचानक मेरे चारों ओर छा गई। इस ऊर्जा की तीव्रता कम से कम एस क्लास की थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, मेरे ठीक बगल में 20 साल की एक युवती अचानक प्रकट हुई। उसने मुझे पीली ऊर्जा से घिरा हुआ देखा और उसकी आंखों में क्रोध झलक उठा। अगले ही पल उसने हाथ हिलाकर हल्के नीले रंग की ऊर्जा का एक प्रवाह उत्पन्न किया। इसकी तीव्रता पीली ऊर्जा से जरा भी कम नहीं थी। दो ऊर्जाओं के टकराने से आकाश में तुरंत एक भयंकर विस्फोट हुआ। भयानक ऊर्जा तरंगें तेजी से फैल गईं और धुआं छंट गया। एक हष्ट-पुष्ट व्यक्ति प्रकट हुआ जो मेरे बगल में खड़ी लड़की को घूर रहा था। यूं, इसका क्या मतलब है? क्या तुम सचमुच उसकी रक्षा करने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर यूं की खूबसूरत आंखों में हत्या का भाव झलक उठा। बस करो। अगर ली शाह ने 5 साल तक अकेले ही राक्षसों के झुंड का सामना न किया होता और दूसरे एस्पर्स को अपनी शक्ति बढ़ाने का मौका न दिया होता, तो एसोसिएशन अब राक्षसों के झुंड को इतनी आसानी से कैसे दबा पाता? तुम न केवल कृतज्ञ हो, बल्कि उसे कड़ी सजा भी देना चाहते हो। ये सुनकर एसएस क्लास एस्पर शुकियांग ने ताना मारा। तुम्हें क्या पता, ली शाह ने अतीत में योगदान दिया होगा, लेकिन इस बार स्थिति अलग है। अगर वह न होता तो उसे इतना बड़ा नुकसान न उठाना पड़ता। शू कियांग की बातें सुनकर कोर्ट में मौजूद सभी लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। इस समय मैंने अपने बगल में खड़ी यू की ओर देखा। तुम्हें दखल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अगर मैं जाना चाहूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। यू ने सिर हिलाया। जब राक्षसों के झुंड ने शहर पर हमला किया था, अगर तुम न होते तो मैं बहुत पहले ही मर चुकी होती। ऐसे समय में मैं चुपचाप खड़ी होकर कैसे देख सकती थी? इतना कहकर उसने अपना सिर घुमाया। अगर तुम ली शियाओ को आज यहाँ से निकालना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी लाश पर से होकर गुजरना होगा। ये सुनकर शू कियांग की आंखें ठंडी पड़ गईं। यूं, तुम एस क्लास सीड हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि आज तुम्हारे कार्यों का असर तुम्हारे भविष्य पर पड़ेगा? मुझे भविष्य की परवाह नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि ली शियाओ ने उस समय मेरी जान बचाई थी। इस समय जज की सीट पर बैठा किन वान शियाओ का चेहरा काफी बदसूरत लग रहा था। ली शियाओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम वाकई एस्पर एसोसिएशन छोड़ना चाहते हो? मैंने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे पिछले अच्छे कामों को देखते हुए आज की घटना को हम भुला देते हैं, लेकिन तुम आज अपनी मर्जी से एसोसिएशन नहीं छोड़ रही हो। तुम्हें हम निकाल रहे हैं। साथ ही हमने पहले ही कई एसएस क्लास एस्पर्स को प्रशिक्षित किया है। तुम्हारे जाने से दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। ये कहकर किनवान शियाओ ने मुझे बेहद संतुष्टि से देखा, लेकिन उन्हें निराशा हुई क्योंकि मेरे चेहरे पर जरा भी गुस्सा नहीं था। 5 साल तक म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स से लड़ते लड़ते मैं पूरी तरह थक चुका था। सिर्फ मैं ही जानता था कि असल में शक्तिशाली मॉन्स्टर्स और उनकी सेनाएं कितनी भयानक होती हैं। अब जब एस्पर एसोसिएशन मुझे अलग करना चाहता है तो मैं खुशी खुशी क्यों ना मान जाऊं? ली शियाओ, क्या तुमने मेरी बात साफ साफ सुनी? मुझे समझ आ गया। तो क्या मैं अब जा सकता हूँ? किन वान शियाओ ने मुझे जाते देख हाथ हिलाकर इशारा किया। यूं की आंखों में विदाई की थोड़ी सी अनिच्छा झलक रही थी। मैंने कहा, मैं जा रहा हूँ। ध्यान रखना कि तुम एसोसिएशन में अपने कौशल को अच्छे से निखारो और जल्द से जल्द एसएस क्लास में प्रवेश पाने की कोशिश करो। अगर भविष्य में कभी मुझसे मिलना चाहो तो मुझे ढूंढ लेना। मेरे शब्द खत्म होते ही मैं वहां से गायब हो गया। पल भर में मैं शहर की बाहरी सीमा तक पहुंच चुका था। इस बिंदु से आगे मानव सभ्यता के लगभग कोई निशान नहीं बचे थे। इसके बजाय वहां ज्यादातर ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ थे जो एस्पर पावर्स के जागृत होने के बाद विकृत हो गए थे। साथ ही कुछ कमजोर और डरावने जानवर भोजन की तलाश में घूम रहे थे। मुझे अब वहां कोई लगाव नहीं रहा। मैं शहर की सीमा से गायब हो गया। मेरे जाते ही शहर की सीमा से एक 100 मील दूर एक रूइंड सिटी में एक सफेद पंखों वाले बाघ ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने एक 100 मील दूर स्थित स्टार सिटी की ओर देखा। वह एसएस क्लास एस्पर्स से भी कहीं अधिक शक्तिशाली मॉन्स्टर किंग था, लेकिन इस समय इस सफेद पंखों वाले बाघ की आंखों में भ्रम की एक झलक दिखाई दी। वह शक्तिशाली इंसान सचमुच अपना शहर छोड़कर चला गया? क्या उसे डर नहीं लग रहा? चलो इस मौके का फायदा उठाकर एक बड़ा हमला कर देते हैं। दूसरी ओर लाल शल्कों से ढका एक सरपेंट जिसकी पुतलियां कटी हुई थीं, भी स्टार सिटी की ओर देख रहा था। ये भी एसएस क्लास से ऊपर का एक मॉन्स्टर किंग था। तुमने भी महसूस किया होगा
सफेद पंखों वाले बाघ की आवाज गूंजी। हाँ, ली शियाओ नाम का वह आदमी सचमुच मानव नगरी छोड़कर चला गया। हालांकि उसकी आभा केवल एक पल के लिए ही दिखाई दी, लेकिन मुझे बहुत गलत महसूस हो रहा है। सरपेंट घोड़े की डरावनी आवाज गूंजी। उसने हमें इतने सालों तक रोके रखा है, क्या आखिरकार उसका धैर्य टूट गया है और उसने हमें फंसाने के लिए कोई चाल चलने का फैसला किया है? अचानक सफेद पंखों वाले बाघ की आंखें थोड़ी सी झपकी, मानो उसे कुछ सूझा हो। हाँ, मैंने पहले ही महसूस किया था कि उस मानव नगरी में कई नए एसएस क्लास एस्पर्स पैदा हुए हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ली शियाओ नाम का यह आदमी चाहता हो कि हम इस मौके का फायदा उठाकर हमला करें और फिर पीछे से घेरकर एक ही झटके में हमारा सफाया कर दें? नामुमकिन। ये लोग जो अभी अभी एसएसएस क्लास में पहुंचे हैं, अगर उन्होंने हमसे सीधे मुकाबला करने की हिम्मत की तो मैं अकेले ही उन सबको आसानी से मार सकता हूँ। फिर भी सावधानी बरतना बेहतर है। लेकिन ली शियाओ नाम के उस आदमी ने हमें यह मौका दिया है, तो हमें इसे गंवाना नहीं चाहिए। पहले बीस्ट हॉर्ड को भेजकर स्थिति का जायजा लेते हैं। इतना कहते ही सफेद पंखों वाले बाघ के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली। देखते ही देखते अनगिनत म्यूटेटेड बीस्ट्स उसकी ओर दौड़ पड़े। कुछ ही समय में जानवरों का एक विशाल झुंड इकट्ठा हो गया। इसी बीच एस्पर एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में एक युवक अपने हाथ में नीली ज्वालाओं से खेलते हुए बोला, सिर्फ एक ही एसएसएस क्लास का है। ली शा के बिना भी हमारे पास हम तीनों हैं। अगर वो चला गया तो चला गया। ये सुनकर किनवान शियाओ का चेहरा काफी नरम पड़ गया। यिंग शुआन, तुम सही कह रहे हो। उस समय ली शा अकेले ही उन मॉन्स्टर किंग्स को आसानी से रोक सकता था। अब जब पूरे एसोसिएशन में तुम तीनों एसएसएस क्लास एस्पर्स हो, तो बीस्ट होर्ड से निपटना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। किनवान शियाओ की बातें सुनकर यिंग शुआन और बाकी दोनों के होंठों पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। वे हंस पड़े। हम तीनों एसएसएस क्लास एस्पर्स के साथ होने पर यह स्वाभाविक ही है। हमारी ताकतें बहुत ज्यादा हैं। ये बात तो छोड़ ही दीजिए कि वो मॉन्स्टर किंग्स बहुत समय से दिखाई नहीं दिए हैं। अगर वो सच में फिर से आ भी गए तो हमारे हाथों उनकी लाशें ही बनेंगी। शायद हम शहर के सभी निवासियों के सामने किसी मॉन्स्टर किंग को मौत की सजा भी दे सकते हैं। जब तक हमारे पास एक सफल किल रिकॉर्ड होगा, हम ली शा की पिछली सभी उपलब्धियों को पूरी तरह पीछे छोड़ देंगे। फिर पूरे एस्पर एसोसिएशन में कोई भी हमारी हैसियत को पार नहीं कर पाएगा। उत्साह की एक लहर दौड़ गई। यिंग शुआन और बाकी दोनों की आंखें चमक उठी। तभी किनवान शियाओ अचानक बोल पड़ा, वैसे हमें शहर की सीमाओं की रक्षा कर रहे एस्पर स्क्वाड से खबर मिली है। लगता है किसी ने ली शियाओ को एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए देखा है। ये सुनकर यिंग शुआन ने बेपरवाह भाव से हाथ हिलाया। चूंकि ली शा को पहले ही एस्पर एसोसिएशन से निकाल दिया गया है, इसलिए अब वह जहां भी जाए इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहरों में कोई गड़बड़ी नहीं करता, उसे जो चाहे करने दो। बेशक अगर एक दिन ली शा को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह माफी मांगते हुए वापस आने को तैयार हो जाए, उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई, तो उसे एसोसिएशन के सबसे निचले रैंक के कॉम्बैट मेंबर से ही शुरुआत करनी होगी। जैसे ही उसने ये कहा, कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े। एस्पर एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र से बाहर निकले हुए आधा दिन बीत चुका था। हालांकि ली शियाओ लंबे समय तक शहर की सीमाओं की रक्षा करता रहा था और राक्षसों के झुंड के सबसे करीब था, लेकिन पिछले 5 सालों में यह उन कुछ मौकों में से एक था जब वह सचमुच एसोसिएशन द्वारा शासित अर्बन एरिया से बाहर निकला था। आखिरकार एसएसएस क्लास मॉन्स्टर किंग्स के लगातार दबाव के कारण उसके लिए बाहर जाना लगभग नामुमकिन था। अगर वह शहर की सीमा से बाहर जाता तो इस बात की पूरी संभावना थी कि उसके जाने के तुरंत बाद कोई मॉन्स्टर किंग अपने झुंड के साथ शहर पर हमला कर देता। अब एस्पर एसोसिएशन छोड़ने के बाद अगर कोई मॉन्स्टर किंग सचमुच उसकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर शहर पर हमला भी कर दे, तो भी ली शियाओ का उससे कोई लेना देना नहीं था। चारों ओर देखने पर इलाका अनगिनत पेड़ों से भरा हुआ था, जो दसियों या सैकड़ों मीटर ऊंचे थे और लगभग आसमान को ढक रहे थे। कुछ पेड़ पूरी तरह विकृत हो चुके थे। इस घनी वनस्पति के नीचे जानवर आराम कर रहे थे और भोजन की तलाश कर रहे थे, और इन घनी झाड़ियों के नीचे 5 साल पहले के शहर के खंडहरों के कई निशान अभी भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन ठीक उसी क्षण एस्पर एनर्जी का एक उतार चढ़ाव ली शियाओ की अनुभूति में प्रवेश कर गया। ली शियाओ की आंखों में आश्चर्य का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। अचानक उसके कानों में एक धीमी कर्कश गुर्राहट गूंजी। आसपास के विशाल पेड़ों के पत्ते अचानक कांप उठे। अगले ही पल लगभग 20 मीटर लंबा एक विशालकाय भूरा भेड़िया, जिसके मुंह से नुकीले दांत निकले हुए थे, जंगल से बाहर निकला और ली शियाओ की ओर अपने 2 अगले पंजे बढ़ा दिए। उसके नुकीले पंजे ठंडी घातक रोशनी से चमक रहे थे। अगर कोई इस अचानक हमले से बच न पाता तो एक हाई रैंक एस्पेयर भी पल भर में मारा जा सकता था। ली शियाओ चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रहा, मानो विशालकाय भूरे भेड़िए के हमले पर कोई प्रतिक्रिया ही न दे रहा हो। पलक झपकते ही विशालकाय भूरे भेड़िए के नुकीले पंजे उसके सिर से कुछ ही इंच दूर थे, लेकिन ठीक उसी क्षण घात लगाए बैठे उस
विशालकाय भेड़िए को मानो किसी बेहद भयानक चीज का सामना करना पड़ा। उसकी गति अचानक हवा में ही रुक गई। ली शियाओ ने धीरे से अपना सिर घुमाया और विशालकाय भूरे भेड़िए को देखा। उसके सामने एक विशालकाय मॉन्स्टर खड़ा था जो उसके अपने शरीर से दर्जनों गुना बड़ा था। उसकी आंखें घोर आश्चर्य से भरी हुई थीं। वह सचमुच हैरान था कि एक म्यूटेटेड बीस्ट ने उस पर हमला करने की हिम्मत कैसे की। इस विशालकाय भूरे भेड़िए का शक्ति स्तर लगभग 1 क्लास के बराबर था, लेकिन अतीत में एक A क्लास जानवर को ली शियाओ के सामने तोप का चारा बनने का भी अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि उस समय का एक सच्चा S क्लास बीस्ट भी जब ली शियाओ S क्लास मॉन्स्टर किंग से लड़ रहा था, ज्यादा से ज्यादा एक मामूली सैनिक ही बन सकता था। मुझ पर हमला कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ली शियाओ के शब्दों का सामना करते हुए भूरे भेड़िए की विशाल आंखों में आदिम भय का भाव उमड़ आया। उसकी धीमी दहाड़ में एक अवर्णनीय दहशत थी और अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखों में भय अचानक जम गया। भूरे भेड़िए के भीतर जीवन के सभी निशान पूरी तरह से गायब हो गए। उसका विशालकाय शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे आसपास की धरती जोर से कांप उठी। उसी समय पास के घने जंगल में कई लोग छिपे हुए थे। वे सभी ली शियाओ की दिशा में देख रहे थे। उसे देखकर वे भयभीत हो गए। उनके बगल में एक भूरा भेड़िया बेजान होकर गिर पड़ा था। एक शक्तिशाली ग्रे वुल्फ बिना किसी प्रतिरोध के ऐसे ही मर गया। क्या यह कोई S क्लास एस्पर हो सकता है या शायद कोई ह्यूमन टाइप म्यूटेटेड बीस्ट? लेकिन ठीक उसी क्षण उनकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि ली शियाओ उनकी ओर देख रहा है। बाहर आओ, ये कहते हुए ली शियाओ ने एक हाथ उठाया और घने जंगल की ओर इशारा किया। अगले ही पल ऊंचे ऊंचे पेड़ों का एक विशाल समूह नीचे गिर पड़ा। उन लोगों को लगा जैसे उनके चारों ओर दुनिया घूम रही हो, और जब उनकी दृष्टि फिर से साफ हुई तो ली शियाओ उनके ठीक सामने खड़ा था। क्या तुम इंसान हो या भेस बदले हुए जानवर? ली शियाओ को अपने सामने देखकर उनकी आंखों में भय की एक लहर दौड़ गई। वे भागना चाहते थे, लेकिन पाया कि किसी जबरदस्त शक्ति के दबाव में उनका शरीर 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। ली शियाओ ने उन्हें तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने अपने सामने खड़े लोगों का जायजा लिया। अगर उसकी याददाश्त सही थी तो यह जगह एस्पेयर एसोसिएशन द्वारा शासित निकटतम शहर से कम 100 मील दूर थी, और इन लोगों में सबसे ताकतवर सिर्फ एक A क्लास एस्पेयर था। अभी अभी उस ग्रे वुल्फ से लड़ना भी उनके लिए मुश्किल होता। उनकी ताकत के हिसाब से वे 100 मील से ज्यादा की दूरी तय करके यहाँ कैसे पहुंचे? एस्पेयर एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहर यहाँ से कम 100 मील दूर हैं। तुम्हारी ताकत के हिसाब से तुम उन जानवरों को पार करके यहाँ कैसे पहुंचे? ली शियाओ ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा। ली शियाओ का सवाल खत्म होते ही समूह को अचानक एहसास हुआ कि उन पर दबाव काफी कम हो गया है। वे फिर से चलने फिरने लगे, लेकिन इस बार उनमें से किसी के मन में भागने का ख्याल नहीं आया। ली शियाओ ने अभी अभी जो कुछ दिखाया था उससे उसकी ताकत साबित हो चुकी थी। वह आसानी से वहां मौजूद सभी को मार सकता था। हम एस्पेयर एसोसिएशन के शासन वाले शहरों से नहीं हैं, हम ची सिटी से हैं। उनमें से एक ने ली शियाओ को देखा और घबरा कर निगल लिया। ये कहने के बाद वे फिर से चुप हो गए और सावधानी से उसे देखने लगे। पहले जब उसने उस ग्रे वुल्फ को मारा था तब उन्होंने सोचा था कि ली शियाओ सिर्फ S क्लास का है, लेकिन अभी अभी उसने आसानी से उन पर काबू पा लिया और उन्हें अपने ठीक सामने ले आया। ऐसे तरीके तो अकेले SS क्लास एस्पर्स भी नहीं अपना सकते थे। उनके ची सिटी की रक्षा करने वाला एस्पर भी ऐसा नहीं कर सकता था। उनके सामने मौजूद यह अपरिचित शक्तिशाली एस्पेयर संभवतः उनके ची सिटी के SS क्लास गार्डियन एस्पेयर से कमजोर नहीं था। उनका जवाब सुनकर ली शियाओ के चेहरे पर आश्चर्य के भाव आ गए, लेकिन जल्द ही उसे कुछ याद आया। एस्पेयर एसोसिएशन छोड़ने से पहले उसने लोगों को यह कहते सुना था कि एसोसिएशन द्वारा एकीकृत और समेकित किए गए अधिकांश शहरों के अलावा कुछ ऐसे शहर भी थे जो विभिन्न कारणों से और कई निवासियों के शहर छोड़ने से इनकार करने के कारण कभी एस्पेयर एसोसिएशन में विलय नहीं हुए। वे एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते थे और स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में थे। क्या इन लोगों द्वारा बताया गया ची सिटी उन्हीं में से एक हो सकता है? महोदय, मेरा नाम शूमिंग है। हमने पहले आपको एस्पेयर एसोसिएशन का जिक्र करते सुना था। क्या आप भी एस्पेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं? शूमिंग नाम के एस्पेयर ने सावधानी से पूछा। वह इस दस्ते का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था, एक A क्लास एस्पेयर। मैं हुआ करता था, लेकिन अब नहीं। ये सवाल सुनकर ली शियाओ मुस्कुराया और सिर हिलाया। अचानक सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सिस्टम प्रॉम्प्ट होस्ट, आज के डेली मिशन के लिए केवल 12 घंटे बचे हैं। कृपया टास्क पूरा करें और जल्द से जल्द चेक इन करें। ये देखकर ली शियाओ की आंखें थोड़ी चमक उठी। वह बसने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था, और अब चूंकि यह ची सिटी एस्पेयर एसोसिएशन के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, तो क्या यह उसकी जरूरतों को पूरी तरह से पूरा नहीं करता? आखिरकार अगर वह किसी शहर में रह सकता है तो यह घने पहाड़ों और पुराने जंगलों में रहने से कहीं बेहतर है। ये ची सिटी जिसका आपने जिक्र किया, यहाँ से कितनी दूर है? ली शियाओ ने अचानक पूछा। ये लगभग 10 किलोमीटर दूर है, ज्यादा दूर नहीं है। ये देखकर कि ली शियाओ भी एक एस्पेयर है, शूमिंग ने जवाब दिया। 10 किलोमीटर?
ये तो बिल्कुल भी दूर नहीं है। इस जवाब से यह भी स्पष्ट हो गया कि केवल ए क्लास एस्पेयर स्तर की शक्ति वाला शूमिंग इस क्षेत्र तक कैसे पहुंच सका। इसके तुरंत बाद ली शियाओ ने ची सिटी में लंबे समय तक रहने की इच्छा व्यक्त की। उसकी बात सुनकर शूमिंग और उसके साथी एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। फिर उनकी आंखों में सुखद आश्चर्य का भाव आ गया। ची सिटी में इतना शक्तिशाली एस्पेयर नहीं था। एस्पेयर एसोसिएशन की लड़ाकू सेनाओं की तुलना में उन पर छोटे छोटे मॉन्स्टर होर्ड्स अक्सर हमला करते रहते थे। यहाँ तक कि एक एसएस क्लास एस्पेयर की मौजूदगी के बावजूद जब भी ची सिटी ने राक्षसों के झुंड को खदेड़ने की कोशिश की तो ये बेहद मुश्किल साबित हुआ। राहत की बात सिर्फ ये थी कि ची सिटी बहुत बड़ा नहीं था, इसलिए उसने एसएस क्लास मॉन्स्टर किंग्स का ध्यान आकर्षित नहीं किया था, अन्यथा पूरा ची सिटी बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता। और अब कम से कम एस क्लास या एसएस क्लास स्तर का एक एस्पेयर ची सिटी में रहना चाहता था। ये ची सिटी के लिए एक बहुत बड़ा वरदान था। क्या तुम सच कह रहे हो? शूमिंग ने गहरी सांस ली। उसे डर था कि ली शियाओ उससे मजाक कर रहा है। क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? ली शियाओ ने शांत भाव से कहा। तो चलो अभी वापस चलते हैं। शूमिंग तुरंत उत्साहित हो गया। मुझे एक सुरक्षित रास्ता पता है, हमारे पीछे आओ। ये कहते हुए शूमिंग ने ची सिटी की दिशा में देखा और राक्षसों से बचते हुए ली शियाओ को वापस ले जाने की योजना बनाई। ये सुनकर ली शियाओ ने उसे पूरी हैरानी से देखा। तुम मुझसे एक एसएसएस क्लास एस्पेयर जानवरों से बचने के लिए रास्ता बदलने की बात कर रहे हो? ऐसा व्यवहार तो वे मॉन्स्टर किंग्स भी ली शियाओ से करने की हिम्मत नहीं करते थे। जरूरत नहीं है, मुझे सीधे ची सिटी की दिशा बता दो, ली शियाओ ने कहा। यह सुनकर शूमिंग एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। वह ली शियाओ के सरल शब्दों में छिपे अर्थ को पूरी तरह समझ नहीं पाया, लेकिन ठीक उसी क्षण, शायद इसलिए कि वे एक ही जगह पर बहुत देर तक खड़े थे, उनके चारों ओर कई धीमी कर्कश गर्जनाएं गूंज उठीं। कई म्यूटेटेड बीस्ट्स जो दसियों मीटर ऊंचे थे और भयानक दबाव छोड़ रहे थे, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगे। 3 ए क्लास बीस्ट्स। यह देखकर शूमिंग के चेहरे का भाव बदल गया। उसके साथ आए अन्य लोग भी तुरंत तनावग्रस्त हो गए, लेकिन अगले ही पल ली शियाओ के शरीर से अत्यंत भयानक एस्पेयर एनर्जी बाहर की ओर फैल गई। उस भारी ऊर्जा दबाव के नीचे शूमिंग का समूह और वे तीनों ए क्लास बीस्ट्स पल भर में जम गए। फिर ली शियाओ ने बिना किसी चेतावनी के बस हल्के से अपना हाथ नीचे दबा दिया। वे तीनों ए क्लास बीस्ट्स जरा भी प्रतिरोध किए बिना तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गए। 5 साल पहले म्यूटेटेड बीस्ट्स के आने से पहले ची सिटी भी एक बहुत बड़ा महानगर था, लेकिन अब 5 साल बाद ची सिटी का आवासीय क्षेत्र अपने मूल आकार के केवल 1/3 तक सिमट गया था। बाकी के 2/3 हिस्से जानवरों के झुंड के हमलों में खंडहर में बदल चुके थे। एस्पेयर एसोसिएशन के विशाल शहरों की तुलना में ची सिटी की सीमा पर जानवरों से बचाव के लिए बनी दीवारें बेहद जर्जर हो चुकी थीं। एस्पर्स का एक थका हुआ दस्ता शहर की दीवारों पर पहरा दे रहा था। वे दूर तक देखते हुए अगले मॉन्स्टर हॉर्ड के आने का इंतजार कर रहे थे। जानवरों से लड़ने के ये दिन पता नहीं ये कब खत्म होगा, एक एस्पेयर ने थकावट से भरे चेहरे के साथ कहा। लगभग आधे दिन पहले उन्होंने जानवरों की एक छोटी लहर को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था। एस्पेयर एसोसिएशन के विपरीत, जहां बड़ी संख्या में एस्पर्स थे, ची सिटी में बहुत कम एस्पर्स बचे थे, क्योंकि बहुत समय पहले ही अधिकांश एस्पर्स एस्पर एसोसिएशन में शामिल हो गए थे। बचे हुए एस्पर्स यहीं रह गए, मुख्य रूप से अपने परिवार और मित्रों के कारण। उस युग में जब राक्षस बेकाबू थे, आम लोगों के लिए एस्पेयर एसोसिएशन तक पहुंचने के लिए इतनी लंबी दूरी तय करना असंभव था। इसलिए वे भी ची सिटी की रक्षा और अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए यहीं रुक गए। वर्षों से राक्षसों के हर हमले में एस्पर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। आज भी लड़ने में सक्षम एस्पर्स की संख्या लगातार घटती जा रही थी। शायद एक दिन ची सिटी का भी वही हाल होगा जो इससे पहले अनगिनत शहरों का हुआ था। अपने अंतिम एस्पर की मृत्यु के साथ शहर का पतन हो जाएगा और उसके लोग नष्ट हो जाएंगे। काश हमारे ची सिटी में भी लॉर्ड ली शियाओ जैसा कोई शक्तिशाली एस्पेयर होता तो कितना अच्छा होता। खंडहर बनी दीवार की रक्षा कर रहा एक एस्पेयर खुद को यह कल्पना करने से रोक नहीं पाया। हालांकि राक्षसों के आने के बाद शहरों के बीच संचार मुश्किल हो गया था, फिर भी उन्हें कुछ जानकारी थी। उस समय एस्पर ऑर्गेनाइजेशन इतना विशाल नहीं था। इतने सारे शहरों को एक साथ इकट्ठा करने पर भी वे राक्षसों के झुंड का सामना करने में समान रूप से असमर्थ थे। लेकिन एक दिन दुनिया के इकलौते एसएसएस क्लास एस्पेयर ली शियाओ ने एस्पेयर एसोसिएशन के सदस्य के रूप में युद्ध में भाग लिया और अनगिनत मॉन्स्टर होर्ड्स को पराजित कर दिया। इसके कारण कई आम लोग और एस्पर्स एस्पर एसोसिएशन में शामिल होने के लिए उमड़ पड़े और अंततः एक विशाल मेगा सिटी का निर्माण हुआ। दुर्भाग्य से जल्द ही एस्पर की चमक फीकी पड़ गई। अंत में ये सब महज एक कल्पना थी। हालांकि वह बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि एसएस क्लास एस्पेयर कितना दुर्लभ होता है। यहाँ तक कि उनके ची सिटी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी वर्तमान में केवल एसएस क्लास का ही था। एसएसएस क्लास बनने में कितना समय लगेगा ये कोई नहीं जानता था, अन्यथा पूरा ची सिटी इतनी मुश्किलों का सामना नहीं कर
रहा होता। केवल एक सच्चा एसएसएस क्लास एस्पेयर ही राक्षसों के झुंड में मौजूद मॉन्स्टर किंग्स का सामना कर सकता था। उसने गहरी सांस ली और अपने आगे गश्ती दल के पास पहुंचा, जो जर्जर शहर की दीवार पर पहरा दे रहा था। लेकिन ठीक उसी क्षण ची सिटी की दीवारों के पार से एक भयानक एस्पेयर प्रेशर ने अचानक उन्हें घेर लिया। दूर आकाश में एक काला बिंदु तेजी से बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था और ची सिटी की ओर अकल्पनीय गति से बढ़ रहा था। एस्पर्स की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। शहर की दीवार की रक्षा कर रहे एस्पर्स के चेहरों पर भी भय और उस शक्तिशाली एस्पर प्रेशर के प्रति चिंता के भाव उभर आए। एक बीस्ट किंग। लेकिन जल्द ही उनकी आंखों का भय गायब हो गया, क्योंकि ठीक उसी क्षण शहर की दीवार पर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। लॉर्ड चेन शुआन। चेन शुआन के प्रकट होते ही दीवार पर मौजूद एस्पर्स को मानो तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी मिल गई। घबराओ मत, चेन शुआन ने सांत्वना के शब्द कहे। आसपास के एस्पर्स ने भी दूर स्थित काले बिंदु की ओर गंभीर निगाहों से देखा। कुछ ही देर में दूर स्थित बढ़ता हुआ काला बिंदु स्पष्ट होता चला गया, लेकिन अचानक सभी को एहसास हुआ कि वह काला बिंदु वास्तव में कोई जानवर नहीं था। वह एक इंसान जैसा दिख रहा था और उस इंसान ने अपने हाथों में कई आकृतियां पकड़ रखी थीं। ये शू चिंग्स और बाकी लोग हैं, किसी ने चिल्लाकर कहा, मानो उन्हें पहचान लिया हो। अगले ही पल शू चिंग को पकड़े हुए वह आकृति अविश्वसनीय गति से शहर की दीवार को पार कर गई। तो ये ची सिटी है। ली शियाओ ने शू चिंग और बाकी लोगों को नीचे उतार दिया। इस समय शू चिंग और उसके साथी थोड़े पीले पड़ गए थे। शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ली शियाओ की गति के कारण उन्हें थोड़ा चक्कर आने लगा था। कुछ ही पलों में ची सिटी लौटते हुए शू चिंग को अभी भी लग रहा था जैसे वह कोई सपना देख रही हो। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि ली शियाओ ने उससे पहले सिर्फ एक सीधी दिशा दिखाने के लिए क्यों कहा था। उन जैसे ए क्लास एस्पर्स को अभी भी जानवरों से बचना पड़ता था, लेकिन ली शियाओ ने रास्ते में आने वाले किसी भी भयानक जानवर को जो उसका शिकार करने की कोशिश करता, अपने हाथ के एक इशारे से ही नष्ट कर दिया। शू चिंग का शरीर थोड़ा कांप गया। अगर उसे सही याद था तो ली शियाओ का शिकार करने की मूर्खता करने वाले उन जानवरों में कई शक्तिशाली एस क्लास बीस्ट्स भी थे। शू चिंग, तुम वापस आ गए? ये कौन है? दीवार की रखवाली कर रहे गश्ती एस्पर्स शू चिंग के पास दौड़े, लेकिन तभी एक व्यक्ति की आंखों में अविश्वास का भाव उभर आया। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चेन शुआन था, लॉर्ड ली शियाओ। चेन शुआन ने अविश्वास से ली शियाओ की ओर देखा। हालांकि शहरों के बीच लंबी दूरी का संचार अब बेहद मुश्किल था और अंतर शहरी संचार के उपकरण स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज माने जाते थे, फिर भी ची सिटी के सबसे मजबूत रक्षक के रूप में चेन शुआन ने पहले ली शियाओ की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी थी। चेन शुआन की प्रतिक्रिया देखकर बाकी एस्पर्स भी दंग रह गए। अगले ही पल सबकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। जब चेन शुआन ने ली शियाओ का नाम लिया तो शू चिंग और उसके साथियों का दिमाग चकरा गया। ली शियाओ नाम महज एक संयोग हो सकता था, लेकिन अगर ची सिटी के सबसे शक्तिशाली एसएस क्लास एस्पेयर चेन शुआन ने उसके नाम के आगे लॉर्ड शब्द जोड़ दिया तो इस दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति इस उपाधि के योग्य था। हे भगवान, ये लॉर्ड ली शियाओ हैं। शहर की दीवार पर अनगिनत हैरान निगाहें ली शियाओ पर टिक गईं। ये किसी सपने जैसा लग रहा था। ची सिटी के अनगिनत एस्पर्स ने ली शियाओ के यहाँ आने की कल्पना की थी और अब यह अवास्तविक कल्पना सचमुच सच हो गई थी। तुम मुझे जानते हो? चेन शुआन द्वारा अपना नाम पुकारे जाने पर ली शियाओ के चेहरे पर आश्चर्य का भाव उभर आया। ये सुनकर चेन शुआन ने उत्साह से सिर हिलाया। मैंने आपका एक वीडियो देखा था लॉर्ड ली शियाओ। आज आप ची सिटी क्यों आए हैं? क्या आपको ची सिटी के एस्पर्स से कुछ काम है? ये सुनकर पास में मौजूद एस्पर्स तुरंत गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था मानो ली शियाओ के एक शब्द पर वे अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हों। पिछले 5 वर्षों से ची सिटी को लगभग हर दिन अलग अलग आकार के मॉन्स्टर होर्ड्स के हमलों का सामना करना पड़ा था। हर हमले के बाद ची सिटी के एस्पर्स को और भी गहराई से समझ में आया कि ली शियाओ जैसे एसएसएस क्लास एस्पर्स कितने कीमती थे। भले ही ली शियाओ ची सिटी के एस्पर्स नहीं थे, लेकिन उन पर उनका भरोसा चेन शुआन के प्रति सम्मान से कम नहीं था। लॉर्ड चेन शुआन, लॉर्ड ली यहाँ किसी काम से नहीं आए हैं। उनकी योजना ची सिटी में लंबे समय तक रहने की है। शू चिंग ने तुरंत बगल से कहा, क्या ची सिटी में रहना चाहते हैं? जैसे ही ये शब्द गिरे, चेन शुआन समेत सभी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वे उत्साह से भर उठे, फिर भावनाओं से अभिभूत होकर सभी के चेहरे पल भर में लाल हो गए। दुनिया का इकलौता एसएसएस क्लास एस्पेयर ची सिटी में रहने की योजना बना रहा है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? क्या ये सच है? ये किसी सपने जैसा लग रहा है। ये सचमुच सच है। उत्साह के बीच चेन शुआन धीरे धीरे शांत हुआ। उसने ली शियाओ की ओर देखा और पूछा, लॉर्ड ली शियाओ, अगर आप ची सिटी में रहना चाहते हैं तो क्या एस्पेयर एसोसिएशन इस पर सहमत होगा? ये सुनकर ली शियाओ के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं अब एस्पेयर एसोसिएशन का सदस्य नहीं हूँ। एस्पेयर एसोसिएशन का सदस्य नहीं? चेन शुआन को उसके शब्दों का अर्थ पूरी तरह समझ नहीं आया। ली शियाओ ने कुछ भी नहीं छिपाया और शांत भाव से कहा, एस्पेयर एसोसिएशन ने मुझे अपनी सदस्य सूची से निकाल दिया है। उसी समय खंडहर हो चुकी शहर की दीवार के नीचे एक एस्पेयर बेचैनी से ऊपर चढ़ रहा था। उसके हाथ में एक छपा हुआ अनाउंसमेंट था और वह बेहद घबराया हुआ लग रहा था। लॉर्ड चेन शुआन, मुझे अभी अभी एस्पेयर एसोसिएशन से एक संदेश मिला है। संदेश में लिखा है कि एस्पेयर एसोसिएशन ने आधिकारिक
आधिकारिक तौर पर लॉर्ड ली शियाओ को अपनी सदस्य सूची से हटा दिया है। ये सुनते ही सभी लोग आक्रोश से भर उठे। एस्पर एसोसिएशन आखिर कर क्या रहा है? अगर लॉर्ड ली शियाओ ने तब हस्तक्षेप न किया होता तो एस्पर एसोसिएशन शायद अभी भी राक्षसों के झुंड से जूझ रहा होता। महज 500 लोगों की मौत के कारण उन्होंने लॉर्ड ली शियाओ के वर्षों के योगदान को पूरी तरह मिटा दिया। अगर आप मुझसे पूछें तो इसका कारण सिर्फ ये है कि एस्पर एसोसिएशन ने नए एसएसएस क्लास एस्पर्स तैयार कर लिए हैं और अब वे नदी पार करने के बाद पुल जला रहे हैं। एस्पर एसोसिएशन द्वारा जारी घोषणा की पूरी कहानी पढ़ने के बाद चैन शुआन और बाकी सभी लोग ली शियाओ के साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लेकिन अपने सामने ली शियाओ को देखकर वे अकारण शांत थे। चैन शुआन ने पूछा, लॉर्ड ली शियाओ, क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? ली शियाओ ने आक्रोशित भीड़ को देखा। उसे विडंबना का एहसास हुआ। जिस शहर की उसने पूरे 5 साल रक्षा की थी, उसी शहर के लोग आज उस पर उंगली उठा रहे थे। इसके विपरीत ये लोग, जिन्हें उससे कभी कोई कृपा या सुरक्षा नहीं मिली थी, वास्तव में उसके लिए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उसने धीरे से सिर हिलाया। अब से मैं एस्पर एसोसिएशन से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। फिलहाल मैं बस एक ऐसी जगह ढूंढना चाहता हूँ जहाँ मैं बस सकूं और अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। सामान्य जीवन मैं समझता हूँ। चेन शुआन ने हल्के से सिर हिलाया, मानो वह मन ही मन सब समझ गया हो। उसने गंभीरता से कहा, लॉर्ड ली शियाओ, आप जब तक चाहें ची सिटी में रह सकते हैं। अब से ची सिटी आपका नया घर है। जी हाँ लॉर्ड ली शियाओ, हम एस्पर एसोसिएशन के उन लोगों की तरह कभी भी अपने सारे रास्ते बंद नहीं करेंगे। शू चिंग और अन्य लोगों ने भी सिर हिलाया और ली शियाओ को गहरी श्रद्धा से देखते रहे। धन्यवाद। ली शियाओ ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। ची सिटी में उनके लंबे समय तक व्यवस्थाओं पर चर्चा करने के बाद समूह शहर की दीवार पर और नहीं रुका। चूंकि शू चिंग ही ली शियाओ को ची सिटी वापस लाया था, इसलिए चेन शुआन ने ली शियाओ के रहने की व्यवस्था करने का काम उसे सौंप दिया। ली शियाओ और अन्य लोगों के दीवार से चले जाने के बाद शू चिंग की सारी थकान पल भर में गायब हो गई और वह एस्पर एसोसिएशन के कई सदस्यों की तुलना में अविश्वसनीय रूप से उत्साहित दिख रहा था। ची सिटी बहुत अलग था, क्योंकि यह शहर अक्सर मॉन्स्टर हॉर्ड्स के हमलों का शिकार होता था। शहर के भीतर की सुविधाएं राक्षसों के हमले से पहले की तुलना में बहुत पुरानी और जर्जर थीं। पूरे शहर में हर चीज की कमी थी। यहाँ कोई भव्य सजावट या आलीशान आवाज नहीं थे, बल्कि पूरा ची सिटी लगातार युद्ध की तैयारी में लगा रहता था। यहाँ तक कि एस्पेयर पावर्स से रहित आम लोग भी एस्पर्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए प्रतिदिन कड़ी मेहनत करते थे। ली शियाओ और शू चिंग शहर की गलियों में चल रहे थे। हालांकि रास्ते में किसी ने भी ली शियाओ को नहीं पहचाना, लेकिन शू चिंग और एस्पर्स को देखकर सभी ने सम्मान पूर्वक उनका अभिवादन किया। ये सम्मान किसी एस्पर्स की शक्ति के भय से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से निकला सम्मान था। ली शियाओ ने अपने सामने के हर दृश्य को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह जगह स्टार सिटी से बिल्कुल अलग थी, जहाँ एस्पेयर एसोसिएशन स्थित था। बिल्कुल अलग। ली शियाओ, आपको यह आंगन कैसा लगा? हालांकि ये कुछ समय से वीरान पड़ा है, लेकिन सभी सुविधाएं बरकरार हैं। बस थोड़ी सी सफाई की जरूरत है और यह रहने के लिए तैयार हो जाएगा। ली शियाओ के अनुरोध पर शू चिंग ने उसके लिए अपेक्षाकृत एकांत क्षेत्र में एक जगह ढूंढ ली थी। ली शियाओ ने अपने सामने बाड़ वाले आंगन को देखा। ये बाड़ से घिरा आंगन जानवरों के आने से पहले के किसी ग्रामीण फार्म हाउस जैसा दिखता था। आंगन के बीच में बने घर के अलावा सामने के आंगन में भी काफी जगह थी। कुछ फसलें उगाने या कुछ मुर्गियां और बत्तखें पालने के लिए यह काफी था। कोई बात नहीं, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ली शियाओ मुस्कुराया और सिर हिला दिया। ली शियाओ के चेहरे पर संतुष्टि देखकर शू चिंग का मन तुरंत शांत हो गया। उसने खुशी से कहा, चूंकि ऐसा है तो अब से यह आंगन आपका निवास स्थान होगा। लॉर्ड ली शियाओ, मैं जल्द ही किसी को भेजकर इसे आपके लिए साफ करवा दूंगी। उसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट, डेली मिशन कंप्लीट। आपको एक टियर 8 एस्पर एनहांसमेंट फ्रूट प्राप्त हुआ है। न्यू मिशन अनलॉक्ड। अथक प्रयास से अपने सभी बोझ उतारकर आपने अंततः अपने दैनिक विश्राम के लिए एक निवास स्थान पा लिया है। लेकिन यह छोटा आंगन लंबे समय से निर्जन पड़ा है। यह धूल और गंदगी से भरा हुआ है। कृपया बिना किसी एस्पर एबिलिटी का उपयोग किए स्वयं आंगन को साफ करें। मिशन रिवॉर्ड, म्यूटेटेड ट्री, सैपलिंग, रैंडम एस्पर एनहांसमेंट, वेजिटेबल सीड्स। अचानक प्रकट हुए इस डेली मिशन को देखकर ली शियाओ मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। इस डेली सिस्टम द्वारा जारी किए गए कार्य वास्तव में काफी नीरस थे। उसे आंगन स्वयं साफ करना था और वह अपनी क्षमताओं का उपयोग भी नहीं कर सकता था। लेकिन ध्यान से सोचने पर ऐसा लग रहा था कि यही वह चीज थी जिसकी उसे अभी तलाश थी। मैं आंगन साफ कर दूंगा, मैं खुद ही कर लूंगा, किसी और को परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर शू चिंग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ली शियाओ से थोड़ी देर बात करने और यह पुष्टि करने के बाद कि उसे और कुछ नहीं चाहिए, वह आखिरकार चला गया। जाने से पहले शू चिंग सोच समझकर ली शियाओ के लिए कुछ सफाई के औजार भी ले आया। शू चिंग को जाते हुए देखकर
ली शियाओ ने उसके द्वारा लाई गई झाड़ू उठाई और आंगन में झाड़ू लगाने लगा। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, शू चिंग रिपोर्ट देने के लिए वापस चेन शुआन के पास पहुंचा। शू चिंग, आज लॉर्ड ली के साथ सब कैसा रहा? उसे देखते ही चेन शुआन ने सबसे पहले यही सवाल पूछा। भले ही ली शियाओ वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन अवचेतन रूप से चेन शुआन ने फिर भी उनके नाम के आगे लॉर्ड शब्द जोड़ दिया। ये दुनिया के पहले एसएसएस क्लास एस्पेयर के प्रति उसका अत्यंत सम्मान था। चेन शुआन का सवाल सुनकर शू चिंग ने ली शियाओ के साथ उस छोटे से आंगन को चुनने की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। ये सुनकर कि ली शियाओ अंततः बहुत संतुष्ट थे, चेन शुआन ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर, जिसने बहुत दिनों से मुस्कान नहीं देखी थी, आखिरकार राहत का भाव दिखाई दिया। हालांकि ली शियाओ को ची सिटी आए हुए अभी आधा दिन ही हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उनके आने के क्षण से लेकर अब तक चेन शुआन पहले से कहीं अधिक आराम महसूस कर रहा था। ऐसा एहसास उसने पिछले 5 वर्षों में कभी नहीं किया था। जब आसमान गिरता है तो सबसे लंबा व्यक्ति उसे थामे रखता है। पहले चेन शुआन ची सिटी का सबसे लंबा व्यक्ति था। हर दिन उसे मॉन्स्टर हॉर्ड्स के हमलों से सावधान रहना पड़ता था और उस असहनीय दबाव को सहना पड़ता था जिसे आम लोग कभी नहीं समझ सकते थे। लेकिन अब उनके पास ली शियाओ थे, एक ऐसा एस्पेयर जो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसका स्वर गंभीर हो गया। शू चिंग, लॉर्ड ली शियाओ ची सिटी की सबसे बड़ी उम्मीद है। मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में तुम उनकी देखभाल करोगे और उनकी सभी जरूरतों को पूरा करोगे। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये सुनकर शू चिंग ने उतने ही गंभीर भाव से सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए लॉर्ड चेन शुआन, चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ तक कि अगर मुझे मरना भी पड़े तो मैं अपनी पूरी शक्ति से लॉर्ड ली शियाओ की सभी इच्छाओं को पूरा करूंगा। इन 5 वर्षों में राक्षसों से लड़ते हुए वे अच्छी तरह जानते थे कि एक शहर के लिए एक उच्च स्तरीय एस्पेयर कितना महत्वपूर्ण होता है। जब तक ली शियाओ ची सिटी में रह सकते थे, चाहे इसका मतलब मौके पर ही मर जाना ही क्यों ना हो, शू चिंग एक पल भी नहीं हिचकिचाता। एस्पर एसोसिएशन ने अपने सारे रास्ते बंद कर लिए और ली शियाओ को भगा दिया। ये उनकी मूर्खता थी, लेकिन वे इतने मूर्ख भी नहीं थे। कंग्रेचुलेशंस होस्ट, आपके अथक प्रयासों से आपने अपने नए निवास को सफलतापूर्वक साफ कर दिया है। आपको प्राप्त हुए म्यूटेटेड ट्री सैपलिंग, एस्पेयर एनहांसमेंट वेजिटेबल सीड्स, कभी खरपतवारों और धूल से भरा हुआ आंगन ली शियाओ की सफाई से पूरी तरह साफ सुथरा हो गया था। ली शियाओ घर से एक स्टूल लेकर आए और आंगन के द्वार पर बैठ गए। हालांकि यह आंगन एकांत में था, फिर भी यहाँ कुछ लोग मौजूद थे। ची सिटी के कुछ आम निवासी इधर उधर बिखरे हुए थे। वहां से गुजरते हुए वे अपने नए पड़ोसी ली शियाओ के बारे में काफी उत्सुक थे, जो आज ही इस आंगन में रहने आया था। लेकिन क्योंकि उन सभी के अपने अपने काम थे, इसलिए वे उससे बात करने नहीं आए। एस्पेयर एनहांसमेंट फ्रूट, मानो कुछ सोचते हुए गेट पर बैठे ली शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। अगले ही पल उसके हाथ में सुनहरी चांदी जैसी चमक बिखेरता हुआ मुट्ठी के आकार का एक फल अचानक प्रकट हो गया। और जिस क्षण ये फल प्रकट हुआ, ली शियाओ अपनी एस्पेयर एनर्जी, जो पहले ही 8वें एसएसएस क्लास लेवल तक पहुंच चुकी थी, को हिंसक रूप से उतार चढ़ाव करते हुए महसूस कर सका। ऐसा लग रहा था मानो उसका शरीर इस फल के लिए बेहद उत्सुक हो। ली शियाओ ने अपने हाथ में मौजूद एस्पेयर एनहांसमेंट फ्रूट से आती मीठी सुगंध को सूंघा। उसे नहीं पता था कि यह भ्रम था या नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि इतने लंबे समय से रुकी हुई बाधा इसी क्षण ढीली पड़ गई, सिर्फ उसकी खुशबू सूंघने से। क्या यह सच में इतना प्रभावी है? अगर मैं एक टुकड़ा खा लूं तो क्या मेरी शक्ति आसमान छू जाएगी? ये सोचते हुए ली शियाओ खुद को रोक नहीं सका और उसने फल का एक टुकड़ा खा लिया। फल का गूदा और रस उसके मुंह में फूट पड़ा। पल भर में उसकी आंखें चमक उठी। बेमिसाल मिठास ने उसकी स्वाद कलियों को आनंद से भर दिया। उसका दिमाग पूरी तरह साफ हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि फल निगलने के बाद उसने अपने शरीर में एस्पेयर एनर्जी को एक गर्जना करती नदी की तरह तेजी से बहते हुए महसूस किया। जैसे ही यह ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हुई, उसकी एस्पेयर पावर, जो लंबे समय से रुकी हुई थी, एक बार फिर बढ़ने लगी। वाह, ये एस्पेयर एनहेंसमेंट फ्रूट तो कमाल का है। अपनी लालसा को रोक न पाने के कारण ली शियाओ ने जल्दी जल्दी कुछ और निवाले लिए और पूरे फल को खा लिया। काफी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो उनमें गहरी खुशी झलक रही थी। सिर्फ एक फल ने उसकी एस्पेयर एनर्जी की तीव्रता को पहले की तुलना में पूरे 10% बढ़ा दिया था। अगर वह कुछ और फल खा ले तो क्या उसकी शक्ति सचमुच आसमान नहीं छू जाएगी? शायद वह उस बाधा को भी तोड़ दे जो उसे इतने वर्षों से रोक रही थी। कई सालों से अटकी हुई ये बाधा शायद उसे एक और ऊंचे एसएसएस क्लास लेवल तक पहुंचा सकती थी। हालांकि वह पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन कौन और भी शक्तिशाली नहीं बनना चाहेगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए ली शियाओ ने एक और एस्पेयर एनहांसमेंट फ्रूट निकाला और उसे तुरंत खा लिया। थोड़ी देर बाद ली शियाओ ने अपने शरीर में मौजूद ऊर्जा की तीव्रता की जांच की। इस बार वह थोड़ा परेशान हुआ। पहली बार मिली शक्ति की तुलना में इस बार उसकी शक्ति में केवल 8% की वृद्धि हुई थी। ये स्वाभाविक है। हालांकि ये सिस्टम रिवॉर्ड था और ये शक्तिवर्धक फल एक दुर्लभ दिव्य खजाना था, लेकिन इस पर कुछ रेजिस्टेंस होना ही चाहिए। इस बार तो शक्ति 8% बढ़ी है, लेकिन अगर वह इसे कुछ और बार खा ले तो अगली बार इसका प्रभाव और भी कम हो सकता है। हो सकता है कि कुछ समय बाद इस एनहांसमेंट
एनहांसमेंट फ्रूट का उस पर लगभग कोई असर ही ना हो। लगता है उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम ना हो जाए। उसके बाद दूसरा फल खाना बेहतर रहेगा, इससे उसका प्रभाव और अच्छा होगा। ये सोचकर ली शियाओ ने मन ही मन कहा, फल तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लालच नहीं करना चाहिए। उसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, आपने लालच से बचने का सही फैसला किया है। आपको एक अतिरिक्त डेली मिशन दिया जा रहा है। पूरा भोजन करने के बाद बिना हिले डुले लेटे रहना एक बुरी आदत है। 2 एस्पेयर एनहांसमेंट फ्रूट्स खाने के बाद आपका पेट थोड़ा भर गया है। आपको अचानक याद आता है कि आपके पास कुछ बीज और पौधे हैं, लेकिन आपने अभी तक उन्हें लगाने का समय नहीं निकाला है। कृपया बिना किसी एस्पेयर एबिलिटी का उपयोग किए स्वयं पौधे और बीज लगाए। क्वेस्ट रिवॉर्ड, एस्पेयर एबिलिटी, हेवनली हाउंड। ली शियाओ ने अपने इस नए डेली क्वेस्ट को बहुत ही आश्चर्य से देखा। उसने तो कल तक इंतजार करने और पहले से मिले सीड्स, बीजों और पौधों को लगाने का प्लान बनाया था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि 2 स्टेट एनहांसिंग फ्रूट्स खाने से ही ये प्लांटिंग क्वेस्ट शुरू हो जाएगा और वो अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएगा। खैर, मैं इसे अपना खाना डाइजेस्ट करने का एक तरीका मान लेता हूँ। ली शियाओ ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने तुरंत आंगन के स्टोर हाउस से एक कुदाल निकाली और अपने आंगन का मैप देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद ली शियाओ ने आंगन के नॉर्थ हिस्से में 3 पौधे लगाने का फैसला किया। वहीं एस्पेयर सब्जियों के बीजों को साउथ हिस्से के एक छोटे से प्लॉट में लगा दिया। ये सब करते हुए ली शियाओ का मन बहुत शांत महसूस कर रहा था। उसे खुद भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था, लेकिन एस्पेयर एसोसिएशन छोड़ने के बाद पहले ही दिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा और सुकून भरा बदलाव आ चुका था। अब उसे हर दिन मॉन्स्टर्स और उनकी आर्मी से निपटने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता था। और जहां तक बीस्ट्स की बात थी, वो अब एस्पेयर एसोसिएशन की प्रॉब्लम थी, उसकी नहीं। इसी बीच आसमान में अंधेरा छा गया और एक चमकीला चांद चमकने लगा। सिंगचेंग शहर से 100 मील दूर मॉन्स्टर्स का एक बहुत बड़ा जमावड़ा लगा हुआ था। चांदनी रात में एक व्हाइट विंग टाइगर शान से खड़ा था। उसके ठीक बगल में एक 100 फुट लंबा ब्लैक पाइथन कुंडली मारे बैठा था। ये दोनों कोई आम जानवर नहीं थे। ये वही 2 एस टियर बीस्ट किंग्स थे जिन्होंने दिन में ली शियाओ को शिंगचेनक शहर छोड़ते हुए देखा था। इन दोनों बीस्ट किंग्स ने पूरा दिन लगाकर एक भयानक आर्मी तैयार की थी। अनगिनत डरावने बीस्ट्स हर शेप और साइजन के अब वहां इकट्ठा हो चुके थे। अगर कोई उस वक्त आसमान से नीचे देखता तो डर के मारे उसकी रूह कांप जाती। इस भीड़ में मॉन्स्टर्स की गिनती पहले के किसी भी हमले से कहीं ज्यादा थी, हजारों या शायद उससे भी कहीं ज्यादा। अगर कोई उस विशाल आर्मी को देखता तो उसे बस एक घना काला समंदर दिखाई देता जो दूर दूर तक फैला हुआ था। उस विशाल झुंड से कान फाड़ देने वाली भयानक दहाड़ें गूंज रही थीं। उन आवाजों से साफ पता चल रहा था कि उस भीड़ में एस टियर और यहाँ तक कि एस टियर के पावरफुल बीस्ट्स की भी कोई कमी नहीं थी। तभी अचानक एक बेहद खूंखार और डरावनी बाघ की दहाड़ गूंजी और अगले ही पल शोर शराबा करता वो विशाल झुंड एकदम सन्नाटे में डूब गया। सभी मॉन्स्टर्स जमीन पर लेट गए, बिल्कुल शांत। एक टियर 2 बीस्ट किंग के भयानक प्रेशर ने उन्हें इतना डरा दिया था कि वो जरा सा भी डिसरिस्पेक्ट दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। और यहाँ सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 टियर 2 बीस्ट किंग्स मौजूद थे। मुझे नहीं पता कि इस बार हमने जो आर्मी इकट्ठा की है वो काफी होगी या नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि हमें इस मौके का फायदा उठाना ही होगा। भले ही ये ली शियाओ नाम के उस इंसान का बिछाया हुआ जाल हो, हमें ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। वरना अगर वो दूसरे एस्पर्स के बीच और पावरफुल हो गया तो एस्पर एसोसिएशन का सफाया करना नामुमकिन हो जाएगा। व्हाइट विंग टाइगर ने एक और भयानक दहाड़ मारी। अगले ही पल उसका विशाल 100 फुट का शरीर हवा में उछल पड़ा। उसके बगल में मौजूद ब्लैक पाइथन भी तेजी से आगे बढ़ा और पूरी आर्मी ने हमला बोल दिया। इस बार उनका मेन टारगेट ठीक वही था जहां एस्पर एसोसिएशन स्थित था, सीधा शिंगचेनक। शिंगचेनक के लिए वो एक खौफनाक रात थी। रास्ते में अनगिनत जंगली बीस्ट उत्पात मचा रहे थे और छोटे शहरों को तबाह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस हलचल से सभी एस्पर्स अपनी नींद से अचानक जाग गए। दूर से ही इन छोटे शहरों के एस्पर्स जमीन को कांपते हुए महसूस कर सकते थे। सिटी वॉल से बाहर देखने पर उन्हें दूर से एक घना काला बीस्ट्स का झुंड एक खास डायरेक्शन में तेजी से बढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। इन छोटे शहरों के एस्पर्स डर से कांप रहे थे। अगर वो भयानक झुंड उनके शहर की तरफ मुड़ जाता तो पल भर में पूरा शहर नक्शे से मिट जाता। लेकिन किस्मत से वो विनाशकारी झुंड क्वांग शहर को इग्नोर करते हुए उनके पास से गुजर गया। ली शियाओ भी इसी शोर से अपनी नींद से जागा। उसने अपने छोटे से आंगन के बाहर सड़क पर नजर डाली। आधी रात होने के बावजूद सड़क पर पूरी रोशनी थी। कई लोग घबराहट में क्वांग शहर की दीवारों की तरफ दौड़ रहे थे। ली शियाओ महसूस कर सकता था कि दीवारों की तरफ जा रहे इन सभी लोगों की एस्पेयर एनर्जी में उतार चढ़ाव हो रहा था। सड़कों पर हो रही इस हलचल को देखकर भी ली शियाओ के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं बदला। उसके मन में पहले से ही एक हल्का सा आइडिया था कि क्या हो रहा है। अगले ही पल वो अपने आंगन से टेलीपोर्ट हुआ और सीधा सिटी वॉल के ऊपर प्रकट हो गया। इस वक्त दीवार पर पहले से कहीं ज्यादा एस्पर्स मौजूद थे। ऐसा लग रहा था मानो क्वांग शहर की पूरी कॉम्बैट फोर्स
फोर्स वहीं जमा हो गई हो। ली शियाओ ने भीड़ में तुरंत चेन शुआन को पहचान लिया। चेन शुआन का चेहरा बहुत सीरियस था। क्वांग शहर का गार्डियन एस्पर होने के नाते उसे जाहिर तौर पर आज रात होने वाले इस बीस्ट राइड के बारे में पता था। इस हमले को सबसे पहले येन शहर ने नोटिस किया था, जो क्यांग के ही साइजेस का है और वहां से लगभग 30 किलोमीटर वेस्ट में है। जैसे ही उन्हें इस बीस्ट वेव का पता चला, यान शहर ने तुरंत बाकी शहरों को वार्निंग मैसेज भेज दिया था। क्या हुआ, कोई नया बीस्ट होड़ आया है क्या? ली शियाओ की आवाज अचानक बगल से आई, जिससे चेन शुआन अपने गहरे ख्यालों से बाहर आ गया। ली शियाओ का सवाल सुनकर चेन शुआन ने सिर हिलाया और गंभीर आवाज में बोला, हाँ, एक झुंड है, लेकिन छांग उनका मेन टारगेट नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ कुछ भटके हुए बीस्ट्स दिखाई दे रहे हैं। इस झुंड का मेन टारगेट सिंग चेंग लग रहा है। चेन शुआन ने ली शियाओ की तरफ देखते हुए आगे कहा, यान शहर से मिली खबर के अनुसार ये झुंड पहले देखे गए किसी भी हमले से कहीं ज्यादा भयानक है। यहाँ तक कि सिंग चेंग, जहाँ इतने सारे पावरफुल एस्पर्स हैं, शायद वो भी इस हमले को ना रोक पाए। सिंग चेंग, हाँ, समझ गया। ली शियाओ ने बस इतना कहा। सिंग चेंग और एस्पर एसोसिएशन से अब उसका कोई लेना देना नहीं था। उसे इस मामले की कोई परवाह नहीं थी। ली शियाओ का ये ठंडा रिएक्शन देखकर चेन शुआन भी समझ गया और उसने आगे कोई बात नहीं की। आखिर चेन शुआन जानता था कि ली शियाओ को एसोसिएशन ने निकाल दिया था। अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मुझे भी शिंग चेनक के अस्तित्व की कोई फिक्र नहीं होती। चेन शुआन ने मन ही मन सोचा, ली शियाओ को अभी अभी निकाला गया है और अब एक विशाल झुंड शिंग चेनक पर हमला कर रहा है। ये तो उन्होंने खुद अपने ऊपर विनाश बुलाया है। उसी समय दूर से कुछ भटके हुए बीस्ट्स छांग शहर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। वो करीब आते जा रहे थे। चेन शुआन ने अपना फोकस वापस सामने किया और बाकी एस्पर्स को लड़ाई के लिए रेडी करने लगा। लेकिन इस बार चेन शुआन के कुछ भी करने से पहले ही अचानक एक बेहद खौफनाक एस्पर एनर्जी का विस्फोट हुआ। ये एनर्जी चेन शुआन की अपनी एनर्जी से कहीं ज्यादा विशाल थी। ये एनर्जी एक झटके में बाहर की तरफ फैली और उसने तुरंत पूरे छांग शहर को अपनी चपेट में ले लिया। इसे महसूस करते हुए चेन शुआन ने झटके से अपनी नजर अपने बगल में खड़े ली शियाओ की तरफ घुमाई। उसका दिल डर से कांप उठा। एसएस टियर और एसएसएस टियर, कहने को तो इनमें सिर्फ एक टियर का फर्क है, लेकिन इस बार उसने ली शियाओ की एस्पर एनर्जी की असली दहशत को महसूस किया। इतने पास से देखने पर चेन शुआन को अचानक एहसास हुआ कि अगर उसके जैसा एसएस टियर एस्पेयर कभी ली शियाओ से लड़े तो वो शायद उसका एक भी वार ना झेल पाए और आसानी से मारा जाए। क्या यही एक एसएसएस टियर एस्पेयर की असली पावर है? चेन शुआन पूरी तरह खौफ में था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज का ली शियाओ अब कोई नॉर्मल एसएसएस टियर एस्पेयर नहीं रह गया था। उसकी पावर एक आम एसएसएस टियर से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऊपर से उसने अभी अभी 2 पावर बूस्टिंग फ्रूट्स खाए थे, जिससे ली शियाओ की ताकत एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंच गई थी। इस वक्त अगर ली शियाओ अकेले 2 या 3 बीस्ट किंग्स का भी सामना करे तो वो शायद उन सभी को बड़ी आसानी से खत्म कर सकता था। इसी बीच सिटी वॉल्स से लगभग 1 किलोमीटर 1000 मीटर दूर जो बीस्ट्स शहर की तरफ बढ़ रहे थे वो अचानक अपनी जगह पर जम गए। ली शियाओ के उस भयानक प्रेशर के नीचे बिना किसी वार्निंग के उन मॉन्स्टर्स के शरीर हवा में ही बुरी तरह फट गए। उनकी एक हड्डी तक नहीं बची। चेन शुआन ये खौफनाक नजारा देखता रह गया। उसकी पलकें बेतहाशा फड़क रही थीं। सिटी वॉल पर मौजूद बाकी एस्पर्स जो जानवरों से लड़ने के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे वो भी सदमे में जम गए। उनमें से कुछ का तो एक पैर दीवार से नीचे हवा में लटका हुआ था और वो पूरी तरह कंफ्यूजन में थे कि अब नीचे कूदें या नहीं। ये क्या हो रहा है? मैंने तो अभी तक अपना एक कदम भी नहीं बढ़ाया है और सारे मॉन्स्टर्स मारे गए। क्या ये लॉर्ड चेन शुआन ने किया है? लॉर्ड चेन शुआन की पावर इतनी भयानक कब से हो गई कि उन्होंने 1 किलोमीटर दूर से ही सारे जानवरों को मार डाला? दीवार पर मौजूद कुछ एस्पर्स ने होश में आते ही हैरानी से कहा। ये सुनकर चेन शुआन का चेहरा शर्म से थोड़ा लाल हो गया और उसने अजीब सी हालत में सूखी खांसी की। अगर मैं इतना पावरफुल होता तो क्या मुझे हर दिन छांग शहर को बचाने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता? मैं तो बहुत पहले ही बाहर जाकर इलाके के सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर चुका होता। लेकिन किस्मत से दीवार पर मौजूद सभी लोग ली शियाओ की ताकत से अनजान नहीं थे। जिन एस्पर्स ने दिन में ली शियाओ को देखा था उन्होंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि उन जानवरों को मारने वाला चेन शुआन नहीं बल्कि ली शियाओ था। बकवास बंद करो, दीवार पर खड़े एक एस्पर ने अफवाहों को रोकते हुए कहा। लॉर्ड चेन शुआन, यह उन्होंने नहीं किया, ये लॉर्ड ली शियाओ ने किया था। क्या लॉर्ड ली शियाओ? तुम्हारा मतलब वही लॉर्ड ली शियाओ जो हमारे क्वांग शहर में आए थे? क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे बताओ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? तो लॉर्ड ली शाओचंग शहर में है, इसीलिए तो वो 1 किलोमीटर दूर से ही इतने सारे मॉन्स्टर्स का सफाया कर सके। लॉर्ड ली शाओ के क्वांग शहर में होने से अब हमें कभी किसी खतरे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। शहर से तुरंत बुलाए गए कई एस्पर्स के चेहरे अब बहुत खुश नजर आ रहे थे। एस्पर्स को ली शाओ के बारे में इतने उत्साह से चर्चा करते देख चेन शुआन को अपने दिल में जरा भी जलन नहीं हुई। इसके उलट ली शाओ को इतनी आसानी से मॉन्स्टर्स के इस छोटे से झुंड को खत्म करते देख चेन शुआन को सच में बहुत राहत मिली थी।
थी। इस वक्त चेन शुआन के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, उसे हर हाल में ली शाओ को क्वांग शहर में हमेशा के लिए रोकना था, क्योंकि ली शाओ के आने की खबर लोकल एस्पर्स के बीच पूरी तरह फैल चुकी थी। चांग शहर की पूरी एस्पर आर्मी अब जोश से भर गई थी। हालांकि क्वांग के ज्यादातर एस्पर्स ने अभी तक ली शाओ का चेहरा भी नहीं देखा था, फिर भी ये सच नहीं बदल सकता था कि उन सभी ने उसके बारे में लेजेंड्स तुरंत सुन ली थी। चारों ओर छाए उस गहरे अंधेरे और निराशा में सभी क्वांग एस्पर्स पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे। उन्होंने बहुत ध्यान से अपनी नजरें दीवार पर उस जगह की ओर घुमाई जहां ली शाओ खड़ा था। किसी ने भी जोर से आवाज करने की हिम्मत नहीं की और अपने दिलों में उठ रहे उत्साह को जबरदस्ती दबाए रखा। इस बीच चांग शहर की ओर बढ़ रही मॉन्स्टर्स की उस छोटी सी लहर से आसानी से निपटने के बाद ली शाओ ने अपनी नजरें नहीं हटाई। वह दूर चिंगचिंग की ओर बढ़ रहे बीस्ट्स के उस विशाल झुंड को देखता रहा जो अब और आगे बढ़ रहा था। जब ली शाओ ने इस झुंड का विशाल साइज देखा तो वो सचमुच थोड़ा हैरान रह गया। अगर इतने सारे मॉन्स्टर्स चंग शहर पर हमला कर देते तो उसकी मौजूदा पावर के साथ भी उन सभी को मारना शायद काफी मुश्किल होता। अगर उस झुंड में कोई एस टियर बीस्ट किंग छिपा है तो रुको, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके शरीर के अंदर एस्पेयर एनर्जी का फ्लो शुरू हो गया। तुरंत बाद ली शाओ की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। उसने दूर तक ध्यान से देखा। उसने उस विशाल आगे बढ़ते हुए झुंड को स्कैन किया। पहले बस एक नॉर्मल नजर डालने पर ली शाओ को कुछ भी अजीब नहीं लगा था। अब अपनी सेंसेस का सावधानी से इस्तेमाल करते हुए ली शाओ ने अचानक महसूस किया कि उस विशाल झुंड के अंदर 2 एनर्जी सिग्नेचर्स दिखाई दे रहे थे। वो बाकी सभी मॉन्स्टर्स से कहीं ज्यादा पावरफुल थे और वो उस झुंड के अंदर एक साधारण म्यूटेटेड बीस्ट का रूप लेकर छिपे हुए थे। अगर ली शाओ की पावर को अभी अभी एक जबरदस्त बूस्ट न मिला होता तो शायद वो इतनी दूर से उन्हें महसूस भी नहीं कर पाता। इसके अलावा ली शाओ की आंखें थोड़ी झपकी। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन वो इस फीलिंग को इग्नोर नहीं कर पा रहा था कि उन दोनों म्यूटेटेड बीस्ट्स का ऑरा बहुत जाना पहचाना लग रहा था। वे बिल्कुल उन 2 एस टियर बीस्ट किंग्स की तरह लग रहे थे जिनसे वो पास्ट में कई बार लड़ चुका था। अगर उन्होंने ली शाओ पर हमला करने के लिए अपनी विशाल आर्मी का इस्तेमाल न किया होता तो शायद वो उनमें से एक को पहले ही मार गिराता। उसने पिछली लड़ाइयों में उन बीस्ट किंग्स को हराया भी था, लेकिन अब वे दोनों बीस्ट किंग्स राक्षसों के झुंड में छिपे हुए थे और सीधे सिंगचंग शहर की ओर बढ़ रहे थे। वे क्या साजिश रच रहे हैं? ली शाओ खुद से सोचने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपने ख्यालों को रोक लिया। सिंगचंग शहर में जो भी हो, अब वो उसकी टेंशन नहीं थी। उसने एस्पेयर एसोसिएशन छोड़ दिया था। अब उनके मामलों में दखल देना उसका काम नहीं था। ली शाओ के मन में धीरे धीरे एक खूबसूरत लड़की की छवि उभर आई। जब हर कोई उसे दोषी ठहरा रहा था, सिर्फ वही अकेली थी जो उसके साथ खड़ी रहने को तैयार थी। अगर एस्पेयर एसोसिएशन में कोई ऐसा बचा था जिसकी उसे अब भी परवाह थी तो वो सिर्फ यूं थी। अब जब मैं क्वांग शहर में बस गया हूँ तो मुझे शायद यह खबर उस लड़की यू को बता देनी चाहिए। इस तरह अगर वो कभी मुझे ढूंढने की कोशिश करती है तो वो परेशान नहीं होगी। ली शाओ ने अपने बगल में खड़े चेन शुआन की ओर देखा और अपनी रिक्वेस्ट बताई। क्वियांग शहर के गार्डियन एस्पेयर के रूप में उसके लिए दूसरे शहरों से कांटेक्ट करना मुश्किल नहीं था। ली शाओ की बात सुनने के बाद उसकी रिक्वेस्ट पर चेन शुआन ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने तुरंत सिर हिलाया। चिंता मत कीजिए लॉर्ड ली शाओ, ये मैसेज तुरंत शिंगचिनक भेज दिया जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने जिस एस्पेयर का जिक्र किया था उन्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि आप चियांग शहर में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ली शाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, क्योंकि पहले उस छोटे बीस्ट होर्ड को ली शाओ ने आसानी से खत्म कर दिया था। इसलिए चियांग शहर की दीवारों पर जमा हुए एस्पर्स दीवारों पर तैनात गार्ड स्क्वाड को छोड़कर वहां नहीं रुके। बाकी सभी एस्पर्स वापस शहर के अंदर चले गए। इस बीच दूसरी तरफ एस्पर्स एसोसिएशन के मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल के कॉन्फ्रेंस रूम में ये बहुत बुरा है, कुछ भयानक हुआ है। एक घबराया हुआ सा दिखने वाला एसोसिएशन का स्टाफ मेंबर कमरे में घुस आया। उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चिन वांगसिया यिंगशुआन और बाकी एस टियर एस्पर्स मेज के चारों ओर बैठे थे। ली शाओ के एस्पर एसोसिएशन छोड़ने के बाद से उसकी सारी पावर यिंगशुआन और बाकी 2 लोगों के पास आ गई थी। उस घबराए हुए स्टाफ को कमरे में भागते हुए देखकर चिन वांगसिया ने त्योरियां चढ़ाई। शांत हो जाओ, क्या हो रहा है? ये सुनकर स्टाफ ने गहरी सांस ली और जल्दी से कहा, हमें अभी अभी एक रिपोर्ट मिली है। मॉन्स्टर्स का एक विशाल झुंड सीधे सिंगचंग की ओर बढ़ रहा है। इसमें कम से कम 10,000 म्यूटेटेड बीस्ट्स हैं। ये कहते ही स्टाफ के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। 10,000 म्यूटेटेड बीस्ट्स। हाल के सालों में इतने बड़े पैमाने पर बीस्ट टाइड देखना बहुत रेयर था। 10,000 ये सुनकर चिन वांगसिया और बाकी लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। क्या हमें उस झुंड में हाई लेवल के मॉन्स्टर्स की गिनती के बारे में कोई जानकारी है? रिपोर्ट्स के अनुसार इस झुंड में अभी तक कोई एस टियर बीस्ट किंग नहीं देखा गया है। कम से कम 10 एस टियर और 30 एस टियर के मॉन्स्टर्स हैं। एस टियर से नीचे के राक्षसों की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन्हें गिनना इम्पॉसिबल है। स्टाफ ने जल्दी से जवाब दिया। उसका चेहरा अभी भी घबराया हुआ था। ये सुनकर चिन वांगसिया की पैनी निगाहें अचानक शांत हो गईं। एस टियर बीस्ट किंग का कोई सुराग नहीं मिला है। अगर लगभग 10,000 राक्षसों की इस भीड़ में कोई बीस्ट किंग छिपा होता तो शायद एस्पर एसोसिएशन को इससे निपटने के लिए सीरियस होना पड़ता। लेकिन जैसा कि पता चला है, राक्षसों की इस भीड़ में कोई भी अकेला एस टियर बीस्ट किंग नहीं
नहीं है, इससे सब कुछ बदल जाता है। एस्पर्स के लिए रैंक में हर बढ़ोतरी का मतलब कम से कम 10 गुना पावर का अंतर होता है। हजारों राक्षसों का झुंड देखने में भयानक लग सकता है, लेकिन सच तो ये है कि यिंग शुआन और हमारे बाकी 2 एसएसएस टियर एस्पर्स के होने से वे तीनों आसानी से इस झुंड को रोक सकते हैं। बाकियों के लिए हमारे एस्पर एसोसिएशन में बहुत सारे एस टियर और एस टियर एस्पर्स हैं। इस बीस्ट होर्ड को रोकना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तुम क्यों घबरा रहे हो? ये तो बस जानवरों का एक झुंड है। क्या तुम्हें लगता है कि हम तीनों एस टियर एस्पर्स यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हैं? यिंग शुआन ने शांत भाव से उस स्टाफ मेंबर को देखते हुए कहा जिसने अभी अभी ये खबर दी थी। ये सुनकर स्टाफ की शुरुआती टेंशन कम हो गई। यह बात समझ में आती है। भले ही ली शाओ को एस्पर एसोसिएशन से निकाल दिया गया हो, एसोसिएशन में अभी भी 3 एस टियर एस्पर्स मौजूद हैं। इस बीस्ट टाइड को रोकना तो बहुत आसान होना चाहिए, है ना? ये बिल्कुल सही मौका है। ली शाओ को एसोसिएशन से निकाले जाने की खबर छोटे शहरों में फैल चुकी है और कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की है। उन्हें शक है कि हम कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन इस बीस्ट टाइड के आने पर हम उन छोटे शहरों में सभी को यह दिखाना चाहते हैं कि ली शाओ के बिना भी एस्पर एसोसिएशन आसानी से इस लहर को कुचल सकता है। इस बार हम न सिर्फ इस लहर को खदेड़ेंगे बल्कि इसके खिलाफ पूरी लड़ाई का लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। ये सोचते हुए चिन वांगसिया अचानक कॉन्फ्रेंस टेबल से उठ खड़ी हुई। उन्होंने बोलना शुरू किया, इस लड़ाई का लाइव स्ट्रीम करके हम सभी को दिखाएंगे कि ली शाओ के बिना भी एस्पर एसोसिएशन के लिए इस हमले से निपटना पहले से भी आसान है। उनके शब्द खत्म होते ही चिन वांगसिया की निगाह यिंग चुएन और बाकी 2 पर पड़ी, क्योंकि वे तीनों अब एस टियर के एस्पर्स थे। हाल ही में शिंग चेनक के आसपास बहुत कम ही बीस्ट टाइड्स दिखाई दे रही थीं, और जब भी दिखाई देती थीं, ली शाओ अकेले ही उनसे निपट लेता था। वो यिंग शुआन और दूसरों को लड़ने का मौका ही नहीं देता था। लेकिन इस बार बात अलग है। ली शाओ के दखल के बिना जब ये लहर आएगी तो एस्पर एसोसिएशन सबको दिखाएगा कि उनके एस टियर एस्पर्स ली शाओ से कम नहीं है। यिंग शुआन और बाकी 2 की ताकत ली शाओ से कहीं ज्यादा होगी। ये सुनकर यिंग शुआन और बाकी 2 की आंखों में एक्साइटमेंट की चमक आ गई। वे चिन वांगसिया के इरादे समझ गए थे। प्रेसिडेंट, चिंता मत कीजिए, इस बार हम तीनों एक शानदार जीत हासिल करके सबको संतोषजनक जवाब देंगे। तुम्हारे शब्दों से मुझे बहुत सुकून मिला है। चिन वांगसिया जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। चिन वांगसिया की नजरों में भले ही यिंग शुएन और बाकी लोग अभी अभी एस टियर में आए थे और उनकी ताकत ली शाओ से थोड़ी कमजोर हो सकती थी, लेकिन चूंकि वे सभी एस टियर में थे इसलिए पावर का अंतर बहुत कम था। यिंग शाओ की टीम के 3 लोगों की गिनती उस अंतर को आसानी से भरने के लिए काफी थी। ठीक है, क्या हमने कंफर्म कर लिया है कि बेस टाइड हमारे शहर कब पहुंचेगी? जैसे कुछ याद करते हुए चिन वांगसिया ने पूछा। बेस टाइड की स्पीड के हिसाब से ये लगभग आधे दिन में शहर पहुंच जाएगी। आधा दिन, है ना? तैयारी के लिए हमारे पास काफी समय है। चिन वांगसिया ने सिर हिलाया। ओह ठीक है प्रेसिडेंट महोदय, अब एक और बात है। चूंकि बीस्ट टाइड की सबसे जरूरी जानकारी मिल चुकी थी, वो स्टाफ मेंबर अब थोड़ा रिलैक्स था। फिर कुछ याद करते हुए उसने कहा, अभी जब हमें दूसरे शहरों से बीस्ट टाइड की खबर मिली तो हमारे रिसीवर ने एक मैसेज भी पकड़ा है। यह चांग शहर के गार्डियन चेन शुआन ने मिस यूए को भेजा था। ऐसा लगता है कि यह ली शाओ के बारे में है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यह मैसेज मिस यूए को देना चाहिए या नहीं, क्योंकि म्यूटेटेड मॉन्स्टर्स से भरी इस दुनिया में शहरों के बीच कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो गया है। एस टियर की क्लास में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यू जैसे एस्पर्स के पास नेचुरली दूसरे शहरों से मैसेज रिसीव करने के लिए अपने प्राइवेट कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं। आमतौर पर एसोसिएशन किसी भी एस्पेयर के बाहरी दुनिया से कांटेक्ट में दखल नहीं देता या जासूसी नहीं करता, लेकिन इस बार मामला अलग था। उस मैसेज में ली शाओ का जिक्र था और ली शाओ का नाम इस समय एस्पेयर एसोसिएशन के अंदर कड़ी निगरानी में था, इसलिए जाहिर सी बात है ये मैसेज बीच में ही रोक लिया गया। कियांग शहर के चेन शुआन ने यह सुना। क्विन वानशा ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। जहां तक उसे याद था, उसे यू और चेन शुआन के बीच किसी भी तरह के कनेक्शन की कोई याद नहीं थी। आखिर उस मैसेज में क्या लिखा था? एसोसिएशन के एक स्टाफ मेंबर ने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली जिस पर वो इंटरसेप्ट किया हुआ मैसेज लिखा था। चिन वांगसिया ने उसे लिया और उस पर नजर डाली। उसकी आंखें तुरंत ठंडी पड़ गईं। वह ली शाओ पहले ही एस्पर एसोसिएशन छोड़ चुका है और फिर भी मेरे एस्पर्स को अपने साथ मिलाना चाहता है। हालांकि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि चांग शहर का चेन शुएन भी ली शाओ के साथ घुल मिल रहा होगा। इस पर्ची पर जो लिखा गया था वो बिल्कुल वही था जो चेन शुआन ने यू को भेजा था, जिसमें बताया गया था कि ली शाओ इस समय क्वांग शहर में है और अगर यू चाहती तो वो क्वांग शहर जाकर प्रेसिडेंट से इस मैसेज के बारे में बात कर सकती थी। चिन वांगसिया ने लापरवाही से उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसने ठंडे लहजे में कहा, बस मान लो कि कुछ हुआ ही नहीं, इसे भूल जाओ। और हाँ, एसोसिएशन के एस्पर्स को आने वाले बीस्ट टाइड के बारे में खबर देना याद रखना। उन्हें तैयार रहने को कहो। ली शाओ हमारे एसोसिएशन के एस्पर्स को इतनी आसानी से नहीं छीन पाएगा। जी हाँ, समझ गया प्रेसिडेंट। सब कुछ बताने के बाद स्टाफ मेंबर ने सिर हिलाया और सावधानी से मीटिंग रूम से निकल गया। एस्पर एसोसिएशन ने बहुत तेजी से काम किया। जैसे ही उन्हें पता चला कि मॉन्स्टर्स का हमला शिंगचेनग स्टार सिटी तक पहुंचने वाला है, ये खबर तुरंत ब्रॉडकास्ट कर दी गई। न सिर्फ एसोसिएशन के एस्पर्स को वार्निंग मिली, बल्कि शिंगचेनग के आम नागरिकों को भी मॉन्स्टर्स के आने की सूचना दी गई। और अब सभी जानते थे कि इस बीस्ट टाइड का साइज पहले से कहीं ज्यादा विशाल लग रहा था। एक और
बड़े पैमाने पर मॉन्स्टर अटैक, पिछला हमला लगभग 1 साल पहले आया था, है ना? मैंने सुना है कि उस हमले से निपटने में एस्पर एसोसिएशन को भारी नुकसान हुआ था। ली शाओ के जाने के ठीक बाद बीस्ट्स की ये लहर क्यों आई? ली शाओ को भगाना, क्या ये कुछ ज्यादा ही हो गया? बीस्ट टाइड की खबर फैलते ही शिंगचेंग के कई निवासियों में दहशत फैल गई। साथ ही इस लहर के विशाल साइज को देखते हुए कुछ डरे हुए लोगों को ली शाओ को इतनी सख्ती से भगाने पर पछतावा भी होने लगा। अगर ली शाओ अभी भी शिंगचेंग में होता, उसके जैसा एसएसएस टियर का एस्पर होने से इस बीस्ट टाइड का सामना करना कितना आसान हो जाता है ना? लेकिन जल्द ही दूसरी आवाजें सुनाई दी, जिन्होंने उन पछतावे से भरे निवासियों के ख्यालों को बीच में ही काट दिया। ली शाओ को भगाने में क्या बुराई है? काश वो पहले ही चला गया होता। वो तो बस एक पूरी तरह से गैर जिम्मेदार घमंडी एसएसएस टियर एस्पर है। वो तो सिर्फ बेनिफिट्स के लिए ही इस एसोसिएशन में शामिल हुआ था। उसके जाने पर कोई अफसोस नहीं। ली शाओ के बिना भी शिंगचेंग में अभी भी 3 एसएसएस टियर के एस्पर्स मौजूद हैं। भला इससे क्या फर्क पड़ सकता है? हाँ, भले ही ली शाओ एसोसिएशन छोड़ दे, हमारे एस्पर एसोसिएशन में अभी भी 3 एसएसएस टियर के एस्पर्स हैं। क्या लॉर्ड यिंगशुआन और बाकी लोग सच में ली शाओ से कमजोर हैं? बात बस इतनी है कि प्रेसिडेंट चिन वेंगसिया बहुत दयालु हैं और उस समय इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थीं। वरना अगर लॉर्ड यिंगशुआन और बाकी दोनों एसएस टियर एस्पर्स मिलकर हमला करते तो ली शाओ चाहकर भी सजा से नहीं बच पाता। लॉर्ड यिंगशुआन और बाकी लोग यहाँ मौजूद हैं। चाहे बीस्ट टाइड कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, वो शिंगचेंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मैंने सुना है कि बीस्ट टाइड आज दोपहर को आएगी। इस बार तो एसोसिएशन इसका लाइव स्ट्रीम भी करने जा रहा है। जब समय आएगा तो हम देखेंगे कि लॉर्ड यिंगशुआन और बाकी लोग बीस्ट टाइड का सफाया कैसे करते हैं। शिंगचेंग के कई निवासी बड़े एक्साइटमेंट के साथ बोल रहे थे। उन्होंने यिंगशुआन के तीनों एसएसएस टियर एस्पर्स और ली शाओ के बीच पहले ही एक कंपैरिजन सेट कर लिया था और इस कंपैरिजन का नतीजा साफ था कि यिंगशुआन की टीम ली शाओ से कहीं ज्यादा पावरफुल थी। उस समय ली शाओ अकेले ही उन सभी एसएस टियर बीस्ट किंग्स को रोक सकता था। अब एस्पर एसोसिएशन के पास 3 एसएसएस टियर एस्पर्स हैं, यानी पावर 3 गुना हो गई है। किसी को भी विश्वास नहीं था कि यह बीस्ट टाइड शिंगचेंग के लिए कोई खतरा पैदा करेगी। शिंगचेंग के कई निवासियों के चेहरे पर डर की जगह मुस्कान आ गई। इस विशाल बीस्ट्स की लहर के आने को लेकर जो टेंशन वे शुरू में महसूस कर रहे थे, वो पूरी तरह से गायब हो गई। इतना ही नहीं, शहर भर में कई लोग ग्रुप्स में इकट्ठा हो गए थे। वे स्नैक्स और फल खरीद रहे थे, बस बीस्ट टाइड के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे एसोसिएशन के एस्पर्स द्वारा उस भीड़ को खदेड़ने का लाइव स्ट्रीम देख सकें। इसी तरह एस्पर एसोसिएशन का यह ब्रॉडकास्ट केवल शिंगचेंग तक ही सीमित नहीं था। अपने अपने इलाकों में डटे हुए बाकी छोटे शहरों को भी यह खबर मिल चुकी थी। आधा दिन शांति से बीत गया और लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई। शिंगचेंग में हर कोई अपने फोन या शहर भर में लगी बड़ी पब्लिक स्क्रीन्स के जरिए ब्रॉडकास्ट देख सकता था। इस समय शिंगचेंग की दीवारों के किनारे पर अनगिनत फिगर्स खड़ी दिखाई दे रही थीं। ये एसोसिएशन द्वारा तैनात किए गए एस्पर्स थे। उसी समय फॉर्मेशन के बिल्कुल आगे 3 आकृतियां खड़ी थीं। जब शिंगचेंग के निवासियों ने इन 3 लोगों को देखा तो उनकी आंखें रिस्पेक्ट और तारीफ से चमक उठी। ये तीनों शिंगचेंग के मौजूदा 3 एसएसएस टियर एस्पर्स थे, यिंगशुआन, वंगकोंग और हांग सांग। एसएसएस टियर एस्पर बनने से पहले भी वे तीनों एसएस टियर के टॉप एस्पर्स थे। एस्पर एसोसिएशन की सबसे बड़ी कॉम्बैट पावर के रूप में काम करते हुए उस समय ली शाओ इकलौता एसएसएस टियर एस्पर था जो उनसे ऊपर था। शिंगचेंग के निवासियों के बीच उनकी रेपुटेशन उतनी पॉपुलर नहीं थी जितनी अब है। लेकिन अब जब ली चाओ को एसोसिएशन से निकाल दिया गया था तो एसएसएस टियर में प्रमोट हो चुके वे तीनों शिंगचेंग के एस्पर एसोसिएशन के सबसे पावरफुल वॉरियर्स थे, जिन्हें अनगिनत लोग जानते थे और उनकी रिस्पेक्ट करते थे। दूर देखने पर विशालकाय जानवरों के झुंड के जमीन पर दौड़ने की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे पूरी धरती में वाइब्रेशन हो रहा था। शिंगचेंग में लाइव स्ट्रीम देख रहे नागरिक और सैनिक थोड़े सहम गए। हालांकि लाइव स्ट्रीम के जरिए वे जानवरों के झुंड के विशाल साइज को पूरी तरह से नहीं देख पा रहे थे। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वो छोटा सा हिस्सा ही शिंगचेंग द्वारा हाल ही में फेस किए गए किसी भी बीस्ट टाइड से कहीं ज्यादा बड़ा था। इतने सारे मॉन्स्टर्स थे कि उनकी गिनती पहले से कई गुना ज्यादा लग रही थी। इस स्केल का बीस्ट टाइड आखिरी बार कम से कम 1 या 2 साल पहले दिखाई दिया होगा, है ना? पिछली बार जब मॉन्स्टर्स ने इस तरह का हमला किया था तब शिंगचेंग को भी काफी नुकसान हुआ था। क्या लॉर्ड यिंगशुआन और बाकी लोग इसे संभाल पाएंगे? शिंगचेंग के कई निवासियों के मन में यह सवाल उठ रहा था। लेकिन जल्द ही जब उन्होंने लाइव स्ट्रीम पर यिंगशुआन और बाकी 2 लोगों को शहर की दीवार पर शांत भाव से खड़े देखा तो उनकी शुरुआती घबराहट पूरी तरह दूर हो गई। यिंगशुआन और बाकी 2 एसएसएस टियर एस्पर्स की आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। सच तो ये था कि हालांकि इस बीस्ट टाइड का स्केल बहुत बड़ा था, लेकिन दूर से भी यिंगशुआन और बाकी 2 एसएसएस टियर एस्पर्स इस लहर की असली पावर को महसूस कर सकते थे। दूसरे शहरों से मिली खबरों की तरह ही यहाँ कोई एसएसएस टियर बीस्ट किंग मौजूद नहीं था। जब तक कोई एसएसएस टियर बीस्ट किंग सामने नहीं आता तब तक एसएसएस टियर से नीचे का कोई भी मॉन्स्टर उनके सामने ज्यादा तबाही नहीं मचा सकता था। इसके अलावा अगर कोई एसएसएस टियर बीस्ट किंग सच में सामने आ भी जाता तो उन तीनों के एसएस
प्लस एस टियर एस्पर्स होने के कारण वे आसानी से उसका सामना कर सकते थे। दूर से आ रही जमीन की वो कंपन तेजी से बढ़ती गई। शुरू में महज काले डॉट्स की तरह दिखने वाली वो विशाल लहर सबकी आंखों के सामने तेजी से बड़ी होती गई। वो लहर शिंग चेन के करीब आती जा रही थी। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। कहीं ऐसा ना हो कि हम इस बीस्ट टाइड को बहुत करीब आने दें और हालात मुश्किल हो जाएं। यिंग शुएन और बाकी दोनों ने आती हुई उस राक्षसी लहर को बड़ी ही शांति से देखा। अगले ही पल यिंग शुएन के शरीर से एक भयानक एस्पर एनर्जी का प्रेशर बाहर की तरफ फैला। एक हल्की नीली आग ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया। उसका पूरा शरीर आसमान में उड़ गया। जैसे ही वो भयानक नीली आग भड़क उठी, ऐसा लगा मानो वो हवा को ही जलाकर राख कर रही हो। तुरंत बाद यिंग शुएन के चारों ओर इकट्ठा हुई वो नीली आग बीस्ट टाइड की ओर बहुत तेजी से गिरी। एक छोटे बम के फटने की तरह वो आग वहां जाकर फट गई। एक विशाल धमाका हुआ जिसने अनगिनत म्यूटेटेड बीस्ट्स को हवा में उड़ा दिया। अनगिनत लो लेवल मॉन्स्टर्स की दर्दनाक चीखें गूंज उठी। हालांकि मॉन्स्टर साइज में बहुत विशाल थे, जिनमें सबसे छोटा भी एसएसएस टियर एस्पर यिंग शुएन के सामने कई मीटर लंबा था, लेकिन उसके एक ही हमले ने उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। यिंग शुएन के इस भयानक हमले के आगे थोड़े पावरफुल एसएस और एस टियर मॉन्स्टर्स भी डर गए। उनकी आगे बढ़ने की स्पीड धीमी हो गई। सिंग चेंग के अनगिनत निवासियों ने लाइव स्ट्रीम पर यह सब देखा। इस नजारे को देखकर उनकी आंखों में एक पागलपन भरा एक्साइटमेंट झलक रहा था। वे खुशी से दहाड़ उठे। क्या इनक्रेडिबल पावर है! लॉर्ड यिंग शुआन सचमुच एक एस टियर एस्पेयर होने के लायक हैं। हाँ, मुझे पता था कि मेरी पिछली टेंशन पूरी तरह से फालतू थी। जब लॉर्ड यिंग शुआन यहाँ हैं, तो हमें इस बीस्ट टाइड के बारे में डरने की क्या जरूरत है। हाँ, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, लॉर्ड यिंग शुआन की ताकत ली शाओ से बिल्कुल भी कम नहीं है। ये कितनी मजाकिया बात है कि ली शाओ ने सच में सोचा था कि वो एसोसिएशन को धमकी दे सकता है। ली शाओ के बिना भी एस्पर एसोसिएशन आसानी से इस बीस्ट टाइड को रोक सकता है। इस बीच सिंग चंग स्टार सिटी के किनारे पर तैनात एस्पर्स भी यिंग शुएन के हमले से जोश में आ गए। अनगिनत एस्पर्स ने यिंग शुएन को फॉलो किया और अपने अपने हमले शुरू कर दिए। इस समय रंग बिरंगी एस्पर एनर्जी की एक चकाचौंध करने वाली रोशनी ने लगभग पूरी तरह से शहर के किनारे को ढक लिया था। इस वक्त लाइव स्ट्रीम देखे बिना भी शहर के लोग अपनी आंखों के सामने चमकती उन अनगिनत रोशनी की किरणों को महसूस कर सकते थे। कुछ देर बाद वो चकाचौंध करने वाली रंग बिरंगी किरणें शांत हुईं। रोशनी आखिरकार थम गई। यिंग शुएन और बाकी दो एसएसएस टियर एस्पर्स के लीडरशिप में सभी एस्पर्स शहर की दीवारों से बाहर निकलकर इस बीस्ट टाइड का सामना करने के लिए आगे बढ़े। एसोसिएशन के एस्पर्स ने पूरी तरह से अपना दबदबा कायम कर लिया था। बीस्ट टाइड शहर से 1 किलोमीटर की दूरी तक भी नहीं पहुंच पाई और एसोसिएशन के एस्पर्स ने उनका सफाया करना शुरू कर दिया। अनगिनत मॉन्स्टर्स की दर्दनाक दहाड़ें गूंज उठीं। उस बीस्ट टाइड के अंदर से कई पावरफुल मॉन्स्टर्स बाहर निकले और एस्पर एसोसिएशन की डिफेंस लाइन को जबरदस्ती तोड़ने की कोशिश करने लगे। लेकिन बदकिस्मती से एस्पर्स की साइड भी उनका मुकाबला करने के लिए एस टियर एस्पर्स की कोई कमी नहीं थी। कुछ मॉन्स्टर्स ने डिफेंस लाइन को तोड़ने की बेकार कोशिश की। भले ही यिंग शुआन और बाकी दो एस टियर एस्पर्स को उनसे निपटने का टाइम न मिला हो, लेकिन बाकी बचे एस टियर एस्पर्स ने उन मॉन्स्टर्स को वहीं रोक दिया। एस्पर्स के इस दबदबे को देखकर शिंग चेन के निवासी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। लेकिन किसी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उस विशाल जानवरों की लहर के ठीक पीछे दो मॉन्स्टर्स बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। बहुत अजीब बात थी, वो दूसरे जानवरों की तरह पागलों की तरह आगे नहीं बढ़ रहे थे। इसके बजाय वे झुंड के बिल्कुल पीछे छिपे रहे और जरा सी भी हरकत नहीं कर रहे थे। अगर ली शाओ अभी यहाँ होता तो वो ये देखकर हैरान रह जाता कि इन दोनों जानवरों का रूप बिल्कुल उसी व्हाइट विंग्ड टाइगर और ब्लैक पाइथन जैसा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अभी उनका साइज नॉर्मल से कई गुना छोटा हो गया था। इसीलिए वे मॉन्स्टर्स के झुंड में पूरी तरह से छिपे रहे और किसी का ध्यान उन पर नहीं गया। जानवरों के झुंड के पीछे सिकुड़े हुए रूप में वो व्हाइट विंग टाइगर और ब्लैक पाइथन अपनी गहरी चालाक निगाहों से उन अनगिनत जानवरों को देख रहे थे जो सबसे आगे जाकर एस्पर्स के हाथों मारे जा रहे थे। इस वक्त शिंग चेनक के एस्पर्स के हाथों वो बीस्ट टाइड भारी नुकसान झेल रही थी और मॉन्स्टर्स बहुत तेजी से मर रहे थे। लेकिन जानवरों के झुंड के इस नुकसान की परवाह उन दोनों बीस्ट किंग्स को जरा भी नहीं थी। उनके लिए जानवरों की इस भीड़ को दोबारा इकट्ठा करने में बस थोड़ा ही टाइम लगता। अब तक वे झुंड में छिपे हुए थे और कोई हरकत नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है, डर की वजह से नहीं, वे बस जानवरों की विशाल संख्या का फायदा उठाकर एस्पर्स की कॉम्बैट पावर को थकाना चाहते थे। ऐसा लग रहा था कि शिंगचेंग में अभी भी 3 एसएसएस टियर के एस्पर्स मौजूद हैं। लेकिन सच तो ये था कि ये तीनों एस टियर एस्पर्स उन 2 बीस्ट किंग्स के सामने कुछ भी नहीं थे। वे अभी एस टियर में पहुंचे थे। शायद उन्होंने अभी तक अपनी एस्पर्स एबिलिटीज पर पूरी तरह से कंट्रोल भी हासिल नहीं किया था। उनसे डरना तो दूर, उनका जिक्र करना भी बेकार था। सिर्फ ली शाओ ही वो इकलौता इंसान था जिससे वे सच में खौफ खाते थे। अगर सालों पहले ली शाओ वहां ना होता तो वे बीस्ट टाइड भेजकर सिंगचेंग को पूरी तरह से तबाह कर चुके होते। उस समय ली शाओ के कारण ही वो हार गए थे। उसने अकेले ही पूरी बीस्ट टाइड को रोक लिया था। यहाँ तक कि जब कई बीस्ट किंग्स ने मिलकर भी उस पर हमला किया तब भी वे उसे हरा नहीं पाए। आज भी कई बीस्ट
बीस्ट किंग्स सिंगचंग नाम के इस मांस के टुकड़े को पूरी तरह से छोड़कर कहीं और जा चुके हैं। सिर्फ वे दोनों ही इस जगह पर नजर गड़ाए बैठे थे और अब ऐसा लग रहा था कि ली शाओ नाम का वो इंसान सचमुच चला गया है। व्हाइट विंग टाइगर और ब्लैक पाइथन की आंखों में एक चालाक चमक दिखाई दी। ये बीस्ट टाइड काफी समय से सिंगचंग के सामने मौजूद है। कायदे से अगर ली शाओ कोई कदम उठाना चाहता तो वो अब तक हमें रोकने के लिए हमला कर चुका होता, लेकिन ली शाओ अभी तक नहीं आया था। उन्हें ली शाओ के ऑरा का जरा सा भी एहसास नहीं हो रहा था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, ली शाओ सचमुच सिंगचंग में नहीं था, वह इस जगह को छोड़कर जा चुका था। कम से कम वो जल्द ही वापस नहीं आने वाला था। उनके लिए हमला करने का यही सबसे बेहतरीन मौका था। भले ही वे सिंगचंग को एक ही झटके में तबाह न कर सकें, लेकिन वहां भारी तबाही मचाना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं था। व्हाइट विंग टाइगर, जिसका शरीर पहले जानवरों के झुंड के पीछे सिकुड़ा हुआ था, धीरे धीरे सीधा खड़ा हो गया। उसकी खूंखार बाघ जैसी आंखों ने झुंड के सबसे आगे लड़ रहे एस्पर्स पर एक नजर डाली और फिर ब्लैक पाइथन को देखा। अब हमारी बारी है। ब्लैक पाइथन ने अपना सिर हल्का सा हिलाया। उसकी खड़ी पुतलियां यिंग शुआन और बाकी दो एस टियर एस्पर्स को घूर रही थीं, जो झुंड के आगे तबाही मचा रहे थे। उसकी सांप जैसी जीभ बाहर निकली, जिससे एक खौफनाक ठंडक का एहसास हुआ। इससे पहले ये चेक करने के लिए कि ली शाओ अभी भी सिंगचंग में है या नहीं, इन एस्पर्स ने हमारे सामने ही हमारे कई मॉन्स्टर्स को मार डाला। अब हमारी बारी है। आज हम इन लोगों को मार डालेंगे और इस शहर को तबाह कर देंगे। जैसे ही ब्लैक पाइथन ने ये कहा, वो हवा में उड़ने और जानवरों के झुंड के पीछे से हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन ठीक उसी पल व्हाइट विंग्ड टाइगर के एक पंजे ने उसका रास्ता रोक दिया। रुको, मैं पहले खुद जाऊंगा, तुम अभी किनारे पर इंतजार करो। ये सुनकर ब्लैक पाइथन ने अपनी भयानक सांप जैसी आंखें सिकोड़ी, लेकिन वो जल्दी ही व्हाइट विंग्ड टाइगर का इरादा समझ गया। ली शाओ नाम का वो इंसान बहुत अजीब था। उसके पास नॉर्मल एस टियर लेवल से कहीं ज्यादा पावर थी। अगर उसने अपने ऑरा को पूरी तरह से छिपाने का कोई तरीका खोज लिया होता तो उनके जैसे सेम लेवल के बीस्ट किंग्स भी उसे पहचान नहीं पाते। ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। ठीक है, मैं समझ गया। ब्लैक पाइथन का कुंडली मारा हुआ शरीर वापस नीचे आ गया और वो फिर से मॉन्स्टर्स की भीड़ के पीछे छिप गया। व्हाइट विंग्ड टाइगर ने हल्का सा सिर हिलाया। अगले ही पल व्हाइट विंग्ड टाइगर का शरीर, जो एक नॉर्मल जानवर के साइज का था, अचानक एक विस्फोट के साथ फैलने लगा। व्हाइट विंग्ड टाइगर के शरीर से एक खौफनाक एस्पेयर एनर्जी का फ्लो फैला, जिसने पल भर में पूरे बैटलफील्ड को अपनी चपेट में ले लिया। उसी समय व्हाइट विंग टाइगर का शरीर अपने असली रूप में वापस आ चुका था, सैकड़ों फीट विशाल। अचानक उस भयानक एस्पेयर एनर्जी के प्रेशर से सभी मॉन्स्टर्स और एस्पर्स कांप उठे। यह एस्पेयर एनर्जी का प्रेशर नॉर्मल एस टियर या यहाँ तक कि एस टियर से भी कहीं ज्यादा भयानक था। कई एस्पर्स के चेहरों पर एक बीस्ट किंग का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उनकी निगाहें जानवरों के झुंड के पीछे की ओर मुड़ गईं, जहां अचानक वो विशाल व्हाइट विंग टाइगर प्रकट हुआ था। उसका खौफनाक 100 फीट लंबा शरीर जानवरों के झुंड के बीच खड़ा था, जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था। और इस समय वो व्हाइट विंग्ड टाइगर बहुत ही भयानक स्पीड से आगे लड़ रहे एस्पर्स और मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ रहा था। इसी तरह व्हाइट विंग्ड टाइगर के सामने आने का नजारा सिंगचंग के लाइव स्ट्रीम पर भी ब्रॉडकास्ट हो गया। इतनी दूर होने के बावजूद भी शहर के लोग व्हाइट विंग्ड टाइगर से निकलने वाली उस खौफनाक एस्पर एनर्जी को महसूस कर पा रहे थे। वैसे भी मॉन्स्टर्स में बहुत कम ही बीस्ट किंग्स होते थे। असल में सिंगचंग के ज्यादातर निवासियों ने पहले भी इस व्हाइट विंग टाइगर को देखा था, लेकिन पहले जब भी ये व्हाइट विंग टाइगर सामने आता था तो हमेशा ली शाओ ही आगे बढ़कर उसे खदेड़ देता था। इस बार शहर वालों को पता था कि ली शाओ पहले ही जा चुका है, इसलिए उनके मन में डर आना बिल्कुल लाजमी था। लेकिन अगले ही पल किसी ने कहा, डरने की क्या बात है, यहाँ तो बस एक ही बीस्ट किंग है। हमारे पास लॉर्ड यिंग शुआन और बाकी 2 एस टियर एस्पर्स हैं। इसे खत्म करने में आखिर कितनी मेहनत लगेगी? ये सुनकर कई लोगों की आंखों में जो खौफ पहले उभरा था वो आखिरकार गायब हो गया। ध्यान से सोचने पर ये बात सच भी थी। 3 एस टियर के एस्पर्ट्स, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे तीनों मिलकर अपने ही लेवल के एक बीस्ट किंग को नहीं संभाल पाएंगे। ये बीस्ट किंग अकेले आने की हिम्मत कर रहा है। ली शाओ इसे पहले नहीं मार सका था, इसलिए लॉर्ड यिंग शुआन और बाकी लोगों के लिए आगे बढ़कर इसे मारने का यह बिल्कुल सही मौका है। इससे सब पर से दबाव भी कम होगा और सिंगचंग को भी हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी। यिंग शुआन और बाकी 2 एस्पर्स जो राक्षसों के झुंड का सफाया करने में बिजी थे, उन्होंने भी व्हाइट विंग्ड टाइगर के सामने आने के कारण कुछ देर के लिए अपने हमले रोक दिए। इस पल उनकी आंखों में थोड़ी कंफ्यूजन दिखाई दी। पहले उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस जानवरों की भीड़ के अंदर एक एस टियर बीस्ट किंग भी छिपा हुआ है। ये सब कहां से आया? ये व्हाइट विंग्ड टाइगर अचानक कहां से आ गया? लेकिन जल्द ही उनका वो कंफ्यूजन दूर हो गया। वे मुस्कुराते हुए एक दूसरे की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आंखों में गहरी एक्साइटमेंट झलक रही थी।
हाँ, सोचो, एक बीस्ट किंग खुद चलकर अपनी जान कुर्बान करने आया है। अगर ऐसा है तो चलो उसकी ये आखिरी इच्छा पूरी करते हैं। ये कहते ही तीनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सारा फोकस लो लेवल मॉन्स्टर्स से हटाकर सीधे व्हाइट विंग्ड टाइगर पर लगा दिया। यिंग शुआन, वांग कांग और हांग सांग के शरीरों से एक बेहद पावरफुल एस्पेयर एनर्जी का तूफान उठा। आम मॉन्स्टर्स से लड़ते वक्त उनका अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का कोई इरादा नहीं था। ठीक है, तीनों ने तुरंत व्हाइट विंग टाइगर को घेर लिया। यिंग शुआन के लीडरशिप में उनके शरीरों से भयानक एस्पर एनर्जी की रोशनी निकलने लगी। उसके शरीर पर जल रही भयानक नीले रंग की आग तुरंत व्हाइट विंग्ड टाइगर की तरफ तेजी से बढ़ी। वांग कांग और हांग संग ने भी कोई देरी नहीं की और अपने अपने पावरफुल हमले शुरू कर दिए। 3 एस टियर एस्पर्स का एक साथ किया गया कंबाइंड अटैक अगर कोई और होता तो शायद पल भर में ही उसका नामो निशान मिट जाता, लेकिन इस समय व्हाइट विंग्ड टाइगर की खूंखार आंखों में सिर्फ उन तीनों के लिए एक तिरस्कार का भाव झलक रहा था। उसने बड़ी ही शांति से अपना विशाल पंजा उठाया और उन तीनों के भयानक हमलों पर बहुत ही हल्के से प्रहार किया। बैंग 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 3 दबी हुई धमकें सुनाई दी और देखते ही देखते यिंग शुआन के तीनों साथियों के पावरफुल हमलों को व्हाइट विंग टाइगर ने बड़ी आसानी से चकनाचूर कर दिया। इस पल पूरा बैटलफील्ड सन्नाटे में डूब गया। असंभव, व्हाइट विंग टाइगर को उनके कंबाइंड हमलों को इतनी आसानी से चकनाचूर करते देख यिंग शुआन और बाकी दोनों की आंखों में भी गहरा सदमा झलक रहा था। वे सभी एस टियर के प्राणी थे, तो फिर यह व्हाइट विंग्ड टाइगर उनके हमलों को इतनी आसानी से कैसे चकनाचूर कर सकता था। लेकिन अभी तीनों के और सोचने का टाइम दिए बिना व्हाइट विंग टाइगर की तिरस्कार भरी निगाहें उन पर टिक गईं। अगले ही पल व्हाइट विंग टाइगर का शरीर अपनी जगह से गायब हो गया और वो तीनों एस टियर एस्पर्स में से एक वांग कांग के ठीक पीछे प्रकट हो गया। पलक झपकते ही वांग कांग के दिल में बिना किसी हिचकिचाहट के एक्सट्रीम डेंजर का एक घना खौफ पैदा हो गया। वांग कांग ने तुरंत अपने शरीर के चारों ओर एस्पर एनर्जी को इकट्ठा किया और अपनी पीठ के ठीक पीछे एक लाल रंग का एस्पर बैरियर बना लिया। इस एस्पर बैरियर की मोटाई 10 मीटर से भी ज्यादा थी। इस बैरियर में सिर्फ डिफेंस के गुण ही नहीं थे, बल्कि जैसे ही ये लाल बैरियर बना, इस पर वांग कांग की एस टियर एस्पर पावर से लगातार लाल ज्वालाएं निकल रही थीं। अगर कोई एस टियर या उससे निचले लेवल का एस्पेयर होता तो अपनी पूरी ताकत लगा देने पर भी वो इसे तोड़ नहीं पाता, बल्कि इस बात के ज्यादा चांस थे कि वो खुद इस भयानक लाल बैरियर की पावर से पीछे हट जाता। इस लाल बैरियर का यूजर वांग कांग को अपने दिल में बैठ रहे उस खौफ में जरा भी कमी महसूस नहीं हुई। सच तो ये था कि कुछ ही मिलीसेकंड बीतने के साथ उसे अपने ऊपर मंडराते मौत के खतरे का एहसास और भी गहरा होता महसूस हुआ। उसी वक्त व्हाइट विंग टाइगर के तेज धार वाले खूंखार पंजे सीधे उस 10 मीटर मोटे लाल बैरियर की ओर झपटे। इंसान के साइज के हिसाब से इस बैरियर का मौजूद होना ही अविश्वसनीय रूप से विशाल लगता था, लेकिन एस टियर बीस्ट किंग्स जैसे कि व्हाइट विंग्ड टाइगर के बारे में जानना जरूरी था। उनका असली साइजन सैकड़ों फीट से भी ज्यादा बड़ा था। भले ही हमले का मेन पॉइंट उनका केवल एक पंजा था, फिर भी उनका विशाल साइज अनइमेजिनेबल था। इस विशालकाय दानव के नीचे उस खौफनाक पंजे के सामने वो 10 मीटर मोटी लाल रंग की दीवार बेहद छोटी दिखाई दे रही थी और दीवार के पीछे खड़ा वांग कांग एक नन्ही चींटी की तरह लग रहा था। अगले ही पल भयानक विशाल पंजा और लाल दीवार जोर से टकराए, लेकिन एस्पर एनर्जी की जैसी विस्फोटक लहर की उम्मीद थी वैसी लहर नहीं आई। जब वो विशाल पंजा दीवार से टकराया तो ऐसा लगा जैसे कोई स्टील का ब्लेड टोफू से टकराया हो। भले ही स्टील के ब्लेड के नीचे टोफू बहुत मोटा था, फिर भी उसमें रेजिस्टेंस करने की कोई ताकत नहीं थी और वो आसानी से बीच से कट गया। ये लाल दीवार भी बिल्कुल वैसी ही थी। उस भयानक विशाल पंजे ने बड़ी आसानी से लाल दीवार में गहरे निशान बना दिए और चुपचाप उसकी 10 मीटर मोटाई को चीर दिया। जो एक लंबी और धीमी हरकत लग रही थी वो असल में 1 सेकंड से भी कम टाइम में हो गई थी। व्हाइट विंग टाइगर का विशाल पंजा लाल दीवार को तोड़कर वांग कांग की ओर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन कम से कम एस टियर एस्पेयर वांग कांग ने आखिरकार इस पल में रिएक्ट करने में कामयाबी हासिल कर ही ली। जैसे ही व्हाइट विंग्ड टाइगर के विशाल पंजे ने उसके बनाए हुए बैरियर को चीरा, वांग कांग के शरीर से आखिरकार क्रिम्सन एस्पर एनर्जी का एक बड़ा विस्फोट हुआ। अपने शरीर को हिलाकर उसने अपनी पोजीशन को जबरदस्ती बदल लिया, लेकिन फिर भी व्हाइट विंग्ड टाइगर के विशाल पंजे के चारों ओर लिपटी एस्पर एनर्जी के प्रेशर ने वांग कांग का चेहरा पीला कर दिया था। अगर उसका रिएक्शन 1 सेकंड के अंश जितना भी धीमा होता तो व्हाइट विंग्ड टाइगर के पंजे उसके पूरे शरीर को 2 टुकड़ों में काट देते। ली शाओ सच में इतने लंबे समय से ऐसे खौफनाक दानवों का सामना कर रहा था। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि एस टियर के प्राणियों की पावर में इतना बड़ा अंतर नहीं होता? दूसरी ओर यिंग शुआन और हैंगसेंग के चेहरे भी डर से डिस्टॉर्ट हो गए थे। हालांकि अभी अभी व्हाइट विंग टाइगर के हमले का निशाना वे नहीं थे। तीनों ही हाल ही में एस टियर के एस्पर्स बने थे, इसलिए उनकी पावर लगभग एक बराबर थी। अभी अभी व्हाइट विंग टाइगर के हमले का सामना करते हुए वांग कांग बाल बाल बचा था। अगर उसकी जगह वे होते तो शायद उनका हाल भी वांग कांग से बेहतर नहीं होता। एक पल के लिए व्हाइट विंग्ड टाइगर के सिर्फ एक हमले की वजह से घटना स्थल पर मौजूद तीनों एस टियर एस्पर्स अपनी जगह पर जम गए थे। उनमें हिलने तक की हिम्मत नहीं थी। लेकिन यिंग शुआन
शुआन के तीनों एस टियर एस्पर्स के अलावा किसी और ने उस मौत के खतरे पर ध्यान नहीं दिया जो अभी अभी उनके सामने से गुजरा था। खास तौर पर हिंगचेंग के निवासियों के लिए जो आम लोग थे, उन्होंने केवल अपने एस्पर एसोसिएशन के 3 एस टियर एस्पर्स को व्हाइट विंग्ड टाइगर बीस्ट किंग से कुछ पल तक लड़ने के बाद इधर उधर बिखरते हुए देखा, जो उस खौफनाक खतरे से पूरी तरह अनजान थे। शिंग चेनक के कई निवासियों की आंखों में कंफ्यूजन पैदा होना लाजमी था। सब कॉन्शियसली रूप से कई लोग अभी भी इस सोच पर कायम थे कि 2 मुट्ठियां 4 हाथों को नहीं हरा सकती। हालांकि एस्पर्स आम लोगों की तुलना में कहीं ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन अगर वे सेम लेवल के एस्पर्स हों तो एक इंसान कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वो सेम लेवल के 2 एस्पर्स से लड़ नहीं सकता, है ना। और अब जब सेम लेवल के 3 एस्पर्स मौजूद हैं तो लॉर्ड यिंग शुआन और बाकी लोग क्यों नहीं हिल रहे हैं। अभी अभी एक बीस्ट किंग लॉर्ड यिंगशुएन और बाकी लोगों की ताकत को चुनौती देने आया है। अगर वे एक साथ मिलकर हमला करेंगे तो यह बीस्ट किंग पक्का जिंदा नहीं बचेगा। लॉर्ड यिंगशुआन, जल्दी करो और उस बीस्ट किंग को मार डालो। हमारे सिंगचिंग शहर का नाम रोशन करो। निवासियों ने जोश में आकर चिल्लाया, मानो वे अपनी आवाज़ें इतनी तेज करना चाहते हों कि यिंगशुएन और बाकी दोनों उन्हें सुन सकें। यिंगशुआन, तुम तीनों यहाँ क्यों खड़े हो? जल्दी करो और हमला करो, उस बीस्ट किंग का खात्मा करो। उसी वक्त सिंगचिंग के किनारे शहर की दीवारों के ऊपर से सिचुएशन पर नजर रख रहे चिनवांगसिया भी यिंगशुएन की टीम को अचानक लड़ते झगड़ते देखकर एक पल के लिए हैरान रह गए। फिर उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, लेकिन ये शब्द सुनकर यिंगशुएन की टीम के माथे से पसीना टपकने लगा। उनका पहले वाला कॉन्फिडेंस और शांति अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। बीस्ट किंग की असली ताकत उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। इस पल भी तीनों के दिलों में पछतावे की एक झलक साफ उभर आई। उन्हें बीस्ट किंग को मारने के अपने बड़े बड़े दावों पर पछतावा हुआ और उन्हें चिनवांगसिया के साथ मिलकर ली शाओ को एस्पर एसोसिएशन से बाहर निकालने की साजिश रचने पर भी बहुत पछतावा हुआ। अगर ली शाओ अभी भी यहाँ होता तो क्या उन्हें इस बीस्ट किंग का सामना खुद करना पड़ता? बदकिस्मती से अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। व्हाइट विंग टाइगर की नजरें यिंगशुएन पर पूरी तरह से फोकस हो चुकी थीं। ये टीम थी, इसका उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। व्हाइट विंग्ड टाइगर की खूंखार निगाहें उन पर टिकी हुई साफ महसूस हो रही थीं। यिंगशुएन के तीनों साथियों के चेहरे के एक्सप्रेशन बार बार बदल रहे थे, लेकिन अब वे समझ गए थे कि पछताने का कोई टाइम नहीं है। तीनों ने एक दूसरे को घूर कर देखा और दांत पीसते हुए कहा, भले ही ये बीस्ट किंग ताकतवर हो, लेकिन हम 3 हैं। हम किससे डरते हैं? चाहे वे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, क्या वो सेम लेवल के 3 एस्पर से ज्यादा पावरफुल हो सकता है? इस विचार के साथ यिंगशुआन के तीनों साथियों के डरे हुए एक्सप्रेशन आखिरकार कुछ हद तक सुधर गए। तीनों ने व्हाइट विंग टाइगर को ठंडी निगाहों से देखा। आज हम तीनों तुम्हें जरूर मार डालेंगे, तुम्हारे हाथों मारे गए इंसानों का बदला लेने के लिए। उनके ये शब्द कहते ही तीनों के चारों ओर एक बार फिर भयानक एस्पेयर एनर्जी की लहरें उठने लगी। जवाब में व्हाइट विंग्ड टाइगर की आंखों में उनके लिए नफरत और भी गहरी हो गई। मुझे मार डालोगे? तुम्हें लगता है कि तुम तीनों इसके लायक हो? अगर ली शाओ नाम का वो इंसान बाहर आ जाए तो शायद कोई उम्मीद भी हो। व्हाइट विंग्ड टाइगर की खूनी और मजाक उड़ाने वाली आवाज सुनकर यिंगशुएन के तीनों साथियों के चेहरे और भी ज्यादा सीरियस हो गए। यह व्हाइट विंग टाइगर उनके सामने बेहद शांत भाव से खड़ा था, लेकिन उसके कहे अनुसार तीनों मिलकर भी अकेले ली शाओ का मुकाबला नहीं कर सकते थे। यिंगशुएन के तीनों साथियों की आंखों से एक किलर इंटेंट झलक रहा था। एक धीमी सी दहाड़ के साथ तीनों तुरंत व्हाइट विंग टाइगर की ओर दौड़ पड़े। यिंगशुएन के तीनों साथियों की इस हरकत को देखकर अनगिनत लोग, चाहे वे बीस्टाइड बैटलफील्ड में मौजूद एस्पर्स हों या शिंगचिंग के आम नागरिक, इस समय बेहद एक्साइटेड हो उठे। व्हाइट विंग टाइगर और यिंगशुएन के तीनों साथियों के बीच 4 पावरफुल एस टियर प्राणियों की एस्पेयर एनर्जी आपस में टकराई, जिससे बैटलफील्ड का सेंटर पूरी तरह से खाली हो गया। 4 एस टियर एस्पर्स और बीस्ट किंग के बीच की इस लड़ाई को महसूस करने वाले सभी लोग, चाहे वे मॉन्स्टर्स हों या एस्पर्स, इस भयानक लड़ाई में फंसने से बचने के लिए अपनी अपनी ताकत के अनुसार तेजी से पीछे हट गए। इस लड़ाई के झटके ही लो लेवल एस्पर्स के आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकते थे और अभी बीस्टाइड बैटलफील्ड के बाहर अनगिनत एस्पर्स और सिंगचिंग के निवासी जयकारे लगा रहे थे और जैसा कि उम्मीद थी यिंगशुएन की टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लॉर्ड यिंगशुएन और बाकी लोगों के यहाँ होने से एक बीस्ट किंग भी हमारे शिंगचिंग के 1 इंच जमीन पर भी कब्जा नहीं कर सकता। हाँ, ली शाओ के बिना भी लॉर्ड यिंगशुएन और बाकी लोग बीस्ट किंग को शहर के बाहर ही रोक सकते हैं। लिव स्ट्रीम पर लड़ाई देखते हुए सिंगचिंग के कई निवासी जोर से हंसे। आम लोगों की लिमिटेड नजरों के कारण वे यिंगशुएन की टीम की असली हालत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाए। व्हाइट विंग्ड टाइगर से कुछ ही पल लड़ने के बावजूद उनके चेहरे पसीने से तरबतर हो चुके थे। उनकी एस्पेयर एनर्जी के हद से ज्यादा यूज के कारण उनका रंग भी पीला पड़ गया था। दूसरी ओर व्हाइट विंग्ड टाइगर को देखें, भले ही वो अकेला बीस्ट किंग था, लेकिन वो शुरू से आखिर तक पूरी तरह से रिलैक्स दिखाई दे रहा था। वे सभी एस टियर के प्राणी थे, लेकिन व्हाइट विंग्ड टाइगर यिंगशुआन की टीम से बिल्कुल
अलग ही लेवल का प्राणी लग रहा था। इतनी सी ताकत के साथ तुम खुद को SS टियर का प्राणी कहते हो। और ठीक उसी वक्त व्हाइट विंग्ड टाइगर की खूंखार आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपने डरावने पंजे उठाए और उन्हें यिंगशुआन और बाकी दोनों की ओर जोर से पटका। उसी समय व्हाइट विंग टाइगर के चारों ओर एस्पर एनर्जी का प्रेशर बेतहाशा बढ़ गया, जिससे यिंगशुआन के तीनों साथी बुरी तरह घिर गए। चारों ओर मौत का गहरा खतरा छा गया। यिंगशुआन के तीनों साथियों के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम बदल गए। वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन अचानक उन्हें एहसास हुआ कि व्हाइट विंग्ड टाइगर की एस्पर एनर्जी ने आसपास के 100 मीटर के एरिया को पूरी तरह से सील कर दिया है। अगर वे अपनी मैक्सिमम एस्पर पावर का इस्तेमाल करते तो शायद वे अपने सभी तरीकों को आजमाकर बच निकलने का मौका पा सकते थे। लेकिन अब इतने लंबे समय तक व्हाइट विंग टाइगर से लड़ने के बाद उनके शरीर की एस्पर एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी। इस पल तीनों की आंखों में खौफ का एक गहरा साया उभर आया। ये खौफ ठीक वैसा ही था जैसा उन्हें तब लगा था जब वे SS टियर के नहीं बने थे, जब वे सिर्फ एक लो लेवल एस्पेयर के रूप में एक बीस्ट किंग का सामना करने वाले थे। उस वक्त ली शाओ ही वो इकलौता इंसान था जो शिंग चेनक के किनारे पर खड़े होकर सभी बीस्ट किंग्स को खदेड़ता था। उन्होंने पहले सोचा था कि उनकी इस नई ताकत के साथ वे एक बीस्ट किंग से लड़ने के लिए काफी होंगे, लेकिन आखिर में रियलिटी ने उन्हें एक करारा झटका दिया। ली शाओ अकेले ही एक साथ एक, दो या उससे भी ज्यादा बीस्ट किंग्स को आसानी से खदेड़ सकता था, और अब जब उन तीनों ने मिलकर हमला किया तो वे सिर्फ एक अकेले बीस्ट किंग के सामने बेहद लाचार और कमजोर लग रहे थे। नतीजा ये हुआ कि भयानक एस्पर एनर्जी से भरे उस व्हाइट विंग्ड टाइगर के विशाल पंजे ने यिंगशुआन की टीम पर एक जोरदार प्रहार किया। उसी वक्त शिंग चेनक शहर में उत्साह से जयकारे लगा रहे सभी लोगों के चेहरे एकदम सुन्न पड़ गए, क्योंकि इस बार यिंगशुआन की टीम व्हाइट विंग टाइगर के उस खौफनाक हमले का सामना नहीं कर पाई, बल्कि व्हाइट विंग टाइगर के इस प्रहार से वे तीनों जोर से पीछे की ओर उड़ गए। उनके शरीर सीधे शिंग चेनक की मजबूत दीवारों से जाकर टकराए। इस पल पूरी शहर की दीवार कांप उठी। शिंग चेनक में सभी की आंखों के सामने तुरंत एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। लाइव स्ट्रीम के जरिए एक गहरा डर साफ महसूस किया जा सकता था। इस बार शिंग चेन जिस बीस्ट टाइड का सामना कर रहा था, उसे केवल शहर के निवासी ही नहीं देख पा रहे थे, बल्कि एस्पेयर एसोसिएशन के सुनियोजित ब्रॉडकास्ट हावशुस्नी प्लान ब्रॉडकास्ट की वजह से दूसरे छोटे शहरों के लोग भी इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे थे। और अभी क्वियांग शहर का गार्डियन चेनशुआन भी उन दर्शकों में से एक था जो SS टियर बीस्ट किंग और बीस्ट टाइड के आने से पहले इस लाइव स्ट्रीम को देख रहा था। इंगसुआन की टीम को मॉन्स्टर्स का सफाया करते देख उसे भी लगा था जैसे वो मुर्गियों और कुत्तों को आसानी से काट रहे हों। हालांकि चेन शुआन को एस्पेयर एसोसिएशन का ली शाओ को इस तरह भगा देना बिल्कुल पसंद नहीं आया था, लेकिन उसने दिल से यिंग शुआन की टीम की ताकत को माना था। चैन शुआन को खुद भी लगा था कि यिंग शुआन की टीम की पावर के साथ अगर कोई बीस्ट किंग सच में सामने आ भी जाए तो वे उसे आसानी से रोक सकते हैं या मार भी सकते हैं। लेकिन हालात की रियलिटी ने चेन शुआन को एक बहुत बड़ा झटका दिया। उस अकेले व्हाइट विंग्ड टाइगर बीस्ट किंग का सामने आना ही काफी था। सिर्फ एक अकेले बीस्ट किंग की ताकत से ही वो एसएसएस टियर एस्पर्स के खिलाफ 1 वर्सेस 3 1 वर्सेस 3 की लड़ाई में यिंग शुआन और बाकी दोनों को ऐसी बुरी हालत में पहुंचाने में कामयाब रहा और खुद उसे जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि यिंग शुआन और बाकी लोग सच में इस बीस्ट किंग के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते? क्या ये 50-50 का चांस है? चेन शुआन ने पहले ही इसे सबसे बुरी सिचुएशन मान लिया था, लेकिन जब लाइव स्ट्रीम में यिंग शुआन की टीम को सच में हारते हुए दिखाया गया और व्हाइट विंग्ड टाइगर द्वारा उन्हें खदेड़ा गया तो चेन शुआन अपने दिल में उठ रहे उस गहरे सदमे को छिपा नहीं सका। एस टियर का एस्पेयर होने के बावजूद उसका दिल डर से कांप उठा। 3 एस टियर एस्पर्स की कंबाइंड पावर भी एक अकेले बीस्ट किंग का मुकाबला नहीं कर पाई और वे आमने सामने की लड़ाई में हार गए। ये एक ऐसी बात थी जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। चेन शुआन का दिल और भी निराश हो गया। उसने सोचा था कि फ्यूचर में जब वो खुद एस टियर का एस्पेयर बनेगा तो वो भी एक बीस्ट किंग से आमने सामने लड़ने के लायक हो जाएगा। उसे लगा था कि भले ही ली शाओ क्वांग शहर को छोड़ दे, चेन शुआन अकेले ही शहर की रक्षा कर पाएगा। लेकिन इस लाइव स्ट्रीम ने चेन शुआन की इस सोच को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया। एक नॉर्मल एस टियर का एस्पेयर इस वक्त एक बीस्ट किंग का मुकाबला करने के बिल्कुल भी लायक नहीं था। लाइव स्ट्रीम में यिंग शुआन की टीम को हारते और खून उगलते हुए देखकर और शहर की दीवारों पर मौजूद एस्पर्स को देखकर जिनके चेहरों पर एक अनकहा खौफ साफ दिखाई दे रहा था, चेन शुआन की हैरानी और भी बढ़ती गई। उसने सोचा कि जब एस्पर्स एसोसिएशन के उन लोगों ने ली शाओ को भगाया था तो क्या उन्होंने कभी सपने में भी सोचा था कि आज उनकी ये हालत होगी? ली शाओ के पास सिंग छिंग की रक्षा करने की असली ताकत थी। ली शाओ ने लगातार 5 सालों तक बीस्ट किंग्स को खदेड़ते हुए सिंग छिंग और एस्पर एसोसिएशन को उनकी आज की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं था कि नॉर्मल एस टियर एस्पर्स भी वो सब कर सकते थे जो ली शाओ ने किया था। यिंग शुआन की टीम आज इस बात का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल थी। जब उन्होंने सचमुच किसी असली बीस्ट किंग का सामना किया तो उनके और ली शाओ के बीच का जमीन आसमान का अंतर साफ सामने आ गया। लेकिन अभी भले ही एस्पर एसोसिएशन के लोग पछताना चाहें, शायद बहुत देर हो चुकी थी।
थी। आखिरकार ली शाओ पहले ही एस्पेयर एसोसिएशन छोड़ चुका था। चेन शुआन के मन में अचानक एक भयानक ख्याल आया, शिंग चेनक का शायद इस बार सच में अंत हो गया है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ली शाओ के जाने के तुरंत बाद शिंग चेंग का सामना जिस पहले बीस्ट किंग से होगा वो ऐसा होगा जिसे रोकने के लिए शहर के पास कोई ताकत नहीं है। जब तक कोई ऐसा एस्पेयर ना हो जो एस टियर बीस्ट किंग से अकेले निपट सके, तब तक शिंग चेनक उसे नहीं रोक पाएगा। चाहे उनके पास कितने ही और एस्पर्स क्यों ना हो, वे सभी सिर्फ एक तरफा नरसंहार का शिकार बनेंगे। ये सोचते ही चेन शुआन के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदल गए। उसके शरीर में एस्पेयर एनर्जी की लहरें दौड़ गईं और वो खड़ा हो गया और अपनी जगह से गायब होकर उस छोटे से आंगन की ओर चल पड़ा जहां ली शाओ क्वांग शहर में रहता था। अभी ली शाओ के घर का छोटा सा आंगन पहले की तरह अस्त व्यस्त नहीं था। जब ली शाओ यहाँ पहली बार आया था तो जैसे ही चेन शुआन ने आंगन में कदम रखा था, उसकी नजर आंगन के उत्तरी किनारे पर लगे 3 पौधों पर पड़ी थी। चेन शुआन की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी निगाहें उन 3 पौधों पर टिक गईं। एक एस टियर एस्पर होने के नाते भले ही ये तीनों पौधे अभी बस अंकुरित हो रहे थे, लेकिन आंगन में कदम रखते ही चेन शुआन ने उनसे निकलने वाली एक बहुत ही अजीब और छिपी हुई खास एनर्जी को महसूस कर लिया था। उनसे समय समय पर बैंगनी रंग की एक हल्की सी चमक दिखाई दे रही थी। इस तरह की एनर्जी चेन शुआन ने पहले केवल कुछ बेहद रेयर डिवाइन रत्नों से ही महसूस की थी, जो टॉप लेवल के एस्पर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद होते थे, और वो भी तब जब वे रत्न पूरी तरह से पक चुके हों। लेकिन उसके सामने ये 3 छोटे पौधे साफ तौर पर ली शाओ द्वारा यहाँ आने के बाद लगाए गए थे। फिर भी उनमें पहले से ही उन महान खजानों से कम एनर्जी नहीं थी। यह इमेजिन करना भी मुश्किल था कि ये 3 पौधे जब पूरी तरह बड़े हो जाएंगे तब वे किस तरह के महान खजाने बन जाएंगे। चेन शुआन, तुम यहाँ क्यों आए हो? ठीक उसी पल चेन शुआन के पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, जिसने उसे उसके ख्यालों से वापस हकीकत में ला दिया। मुड़कर देखा तो ली शाओ किसी अनजान समय पर आंगन वाले घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो चुका था। ली शाओ के हाथों में एक फलों की प्लेट थी। उस प्लेट में बैंगनी रंग के एक बहुत ही अनोखे फल के टुकड़े कटे हुए थे, जिनसे क्रिस्टल जैसी साफ बैंगनी रोशनी निकल रही थी। चेन शुआन की नाक अपने आप फड़क उठी। एक अविश्वसनीय रूप से मीठी और बहुत ही शानदार खुशबू तुरंत उसकी सांसों में घुल गई। उसी वक्त चेन शुआन ने महसूस किया कि उसका दिमाग पूरी तरह से साफ और एकदम तरोताजा हो गया है। इतने लंबे समय तक क्युआंग शहर की रक्षा करने से जमा हुई मानसिक थकान पल भर में गायब हो गई। उसके शरीर के अंदर की एस्पेयर एनर्जी, जो बहुत लंबे समय से एस टियर के लेवल पर अटकी हुई थी, वो अचानक धीरे धीरे बहने लगी। ये देखकर चेन शुआन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। हालांकि ली शाओ ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मुस्कुराया और चेन शुआन की ओर चल पड़ा, और जैसे जैसे ली शाओ करीब आता गया, वो मीठी खुशबू और भी तेज होती गई। चेन शुआन के शरीर में धीरे धीरे बह रही एस्पेयर एनर्जी की स्पीड और भी तेज हो गई। चेन शुआन की निगाहें पूरी तरह से ली शाओ के हाथों में उस फलों की प्लेट पर टिकी हुई थीं। वो बहुत साफ महसूस कर सकता था कि उन कटे हुए बैंगनी फलों से ही वो मीठी खुशबू आ रही है। ये क्या है? चेन शुआन खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा। ओह, ली शाओ ने अपने हाथों में फलों की प्लेट को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मैंने खुद उगाए हुए फल हैं। एक टुकड़ा चाहिए? ये सुनकर चेन शुआन ने मुश्किल से अपनी बात कही और उसकी नजरें अचानक ली शाओ के हाथों में उस प्लेट पर जा टिकी। सच बात तो यह है कि एक बेवकूफ भी समझ सकता था कि इस पूरे चमत्कार के पीछे असली वजह वो चीज थी जो ली शाओ के हाथ में थी। दूर से ही फलों की उस प्लेट की महक से ही ऐसा जादुई असर हो रहा था। अगर वो सच में उसे खा लेता तो क्या वो सीधा स्वर्ग नहीं पहुंच जाता? ली शाओ ने चेन शुआन का वो रिएक्शन देखा और हंसे बिना नहीं रह सका। उसके हाथों में फलों की उस प्लेट में जो फल थे, वे असल में वही स्टैट एनहांसिंग फ्रूट्स थे जो उसने पहले हासिल किए थे। क्योंकि एक ही दिन में सारे फल खा लेने से बॉडी में रेजिस्टेंस बढ़ जाती और फलों का बहुत सारा असर बेकार हो जाता। इसलिए ली शाओ ने एक दिन में सिर्फ एक फल खाने का डिसाइड किया था, लेकिन फल काटने के तुरंत बाद ही चेन शुआन वहां आ गया। तुम्हें भी एक टुकड़ा चाहिए? ली शाओ ने फलों की प्लेट की ओर इशारा करते हुए चेन शुआन से पूछा। ली शाओ ने एक स्टैट एनहांसिंग फ्रूट को बराबर 8 टुकड़ों में काट दिया था। ये सुनकर चेन शुआन अंदर से घबरा गया। क्या ये सच में ठीक है? हालांकि उसने यह बैंगनी फल पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उसके जैसे एस टियर एस्पेयर के लिए महज इसकी खुशबू से ही इतना गहरा असर महसूस हो रहा था। चेन शुआन को बहुत अच्छी तरह पता था कि ये चीज कितनी ज्यादा कीमती है। ये कोई मामूली फल नहीं, ये एक बहुत बड़ा खजाना। इस लेवल का खजाना तो ली शाओ के लिए भी बहुत कीमती होगा। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी ऐसे बहुत से फल हैं। एक बार जब ये तीनों पौधे बड़े हो जाएंगे तो इनमें स्टैट एनहांसिंग फ्रूट्स और भी ज्यादा उगेंगे। कम नहीं। ली शाओ ने पहले लगाए गए उन तीनों पौधों की ओर इशारा किया। सिस्टम के अनुसार फ्यूचर में जब ये तीनों पौधे पूरी तरह से मैच्योर होकर फल देने लगेंगे तो उसे और भी स्टेट एनहांसिंग फ्रूट्स मिलेंगे। इन फलों के पेड़ों की ग्रोथ को लेकर ली शाओ को जरा भी टेंशन नहीं थी। उसने कल के डेली मिशन से मिले रिवॉर्ड के लिए अपने सिस्टम पैनल पर एक नजर डाली। उसे एस्पेयर हेवनली स्प्रिंग नाम का एक खास आइटम मिला था। वो सिस्टम को किसी भी खास जगह पर एक झरना बनाने का कमांड दे सकता था और उस झरने के पानी का एक मेन काम था। ये पौधों की ग्रोथ को बहुत तेजी से बढ़ा सकता था। ली शाओ की बातें सुनकर चेन शुआन की नजरें फिर से उन तीनों पौधों पर टिक गईं। उसकी आंखों में हैरानी और भी गहरी हो गई। वो पहले से ही जानता था कि ये तीनों पौधे शायद कोई जादुई चीज हैं, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतने अनबिलीवेबल होंगे। इस तरह के खास और
जादुई फल असल में इन्हीं 3 पौधों से उगते हैं। एक बार जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो मैं इन्हें हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये सोचते ही चेन शुआन ने तुरंत वो फल उठा लिया। चेन शुआन ने फल का वो छोटा सा टुकड़ा खाया और उसे एक ही बार में निगल लिया। फल खाते ही उसने अपने शरीर के अंदर एस्पर एनर्जी का एक भयानक विस्फोट महसूस किया। यह एनर्जी चेन शुआन के कोर में जाकर बेतहाशा दौड़ने लगी। वो भयानक एस्पर एनर्जी तेजी से चारों दिशाओं में फैल गई, जिससे वहां एक भयंकर आंधी सी उठ खड़ी हुई। लेकिन इससे पहले कि चेन शुआन के अंदर से निकल रही वो एस्पर एनर्जी आसपास के माहौल को कोई नुकसान पहुंचा पाती, ली शाओ ने अपनी विल पावर से उस पर एक नजर डाली। उसने चेन शुआन के चारों ओर एक एनर्जी बैरियर बना दिया, जिससे उस एनर्जी का वो खतरनाक विस्फोट वहीं रुक गया। उसी समय चेन शुआन के अंदर की एस्पर एनर्जी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। कुछ देर बाद चेन शुआन ने आखिरकार अपनी आंखें खोली। इस बार उसकी आंखें एक अजीब सी खुशी और परमानंद से भरी हुई थीं। फल के सिर्फ उस एक टुकड़े के असर से चेन शुआन ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी ताकत सचमुच एस रैंक के पीक पर पहुंच गई थी। अगर उसे थोड़ा और टाइम मिल जाता तो एसएस टियर का एस्पर बनना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। फ्यूचर में एसएस टियर एस्पर बनने के ख्याल से ही चेन शुआन अंदर से और भी ज्यादा रोमांचित हो गया। इसी तरह ली शाओ ने भी चेन शुआन की एस्पर एनर्जी में आए उस बदलाव को महसूस किया। उस एनर्जी की इंटेंसिटी देखकर उसने थोड़ी त्योरियां चढ़ाई। ये अभी तक एसएस टियर तक नहीं पहुंचा। असल में ली शाओ ने सोचा था कि स्टेट एनहांसिंग फ्रूट का वो 1/8 हिस्सा चेन शुआन की ताकत को आसानी से बढ़ा देगा और उसकी एस्पर एनर्जी को सीधा एसएस टियर तक पहुंचा देगा। ये उसके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब देखा जाए तो फल का एक टुकड़ा अभी भी थोड़ा कम ही पड़ गया था। आखिरकार वो चियांग शहर में लंबे समय तक बसने की प्लानिंग कर रहा था और चियांग शहर में उसके अलावा चेन शुआन ही सबसे पावरफुल एस्पेयर था। अगर फ्यूचर में कुछ भी हुआ और ली शाओ को सब कुछ अकेले ही संभालना पड़ा तो ये उसके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द हो जाएगा। हेलो गाइज, थैंक यू इतना सपोर्ट दिखाने के लिए। और इस स्टोरी के जितने पार्ट्स थे सब एक्सप्लेन कर दिया। अगर कोई न्यू पार्ट्स आएगा तो उसे भी एक्सप्लेन करके जल्दी अपलोड कर दूंगा। और हाँ, वुल्फ किंग का नेक्स्ट पार्ट आ गया है, उसे भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आगे और भी अच्छी अच्छी स्टोरीज आने वाली हैं।